नमस्कार दोस्तों। आज वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट पेपर ग्रुप ए 7 सितंबर को आयोजित हुआ और इसका पहला पेपर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 9 से 12 बजे के बीच में था, मतलब 10 से 12 सॉरी। काफ़ी अच्छा पेपर था। करंट अफेयर बढ़िया स्तरीय करंट अफेयर था। इकोनॉमिक सर्वे से सीधे 5 प्रश्न आए थे। करंट के 10 प्रश्न थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी अच्छे प्रश्न थे। इतिहास में भी अच्छा, मतलब एक ऐसा संतुलित पेपर था कि जिसमें बच्चे न तो आसान समझ के 80% और कर लें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, और इतना भी टफ नहीं था कि बच्चे 50-55 से नीचे रहें। मतलब ये ऐसा पेपर था जिसमें अगर किसी स्टूडेंट ने 60-65% सवाल किए हैं तो उसकी बहुत अच्छी स्थिति है, मतलब एक बढ़िया स्थिति है। वो कंपटीशन से बाहर नहीं है। हालांकि कंपटीशन से बाहर 55-50 का बच्चा भी नहीं है, क्योंकि उनका अगर सेकंड पेपर अच्छा चला जाता है तो दिक्कत नहीं है। बट एक 60% का जो औसत है, 60% से 65% के बीच का, वो इस पेपर में बहुत बढ़िया कहा जाएगा मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि हम बाहर जो है वो स्थितियों के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन अंदर की स्थितियाँ थोड़ी अलग होती हैं। तो 60% अगर आपके हैं तो बढ़िया स्कोर है, और 65 बहुत अच्छा स्कोर है। उससे ऊपर है तो आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट। इससे नीचे हैं, जैसे 50 से भी नीचे हैं, तो आपको और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी अधिक सीट है नहीं। तो 60% मैं इसमें ठीक मानता हूँ, और 65 अच्छा स्कोर मानता हूँ। तो मेरे जो पोर्शन थे, इकोनॉमिक सर्वे और करंट का जो मैंने पढ़ाया था, यूट्यूब पे निःशुल्क रहा था। इसमें टोटल 15 प्रश्न आए, जिसमें से 2-3 प्रश्न बाहर थे। मैंने प्रूफ सहित इसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, और लगभग 12 या 13 प्रश्न सीधे सीधे अंदर थे। 3 एक प्रश्न मुझे लगता है आउट ऑफ कंटेंट थे। ये सारा का सारा यूट्यूब पे पढ़ा है, और साथ में टेलीग्राम पे भी सारी पीपीटी पढ़ी है, पीडीएफ पढ़ी है, आप देख सकते हो उसको। मैंने बहुत अधिक नहीं पढ़ाया था। 8 कक्षाएं आर्थिक समीक्षा की ली थी, एक उसके अभ्यास की थी, 9 थी, और 15 कक्षाएं जो है वो आपके टोटल 14 कक्षाएं प्लस एक अगस्त महीने की जो मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाई है। तो कुल 15 और 9 24 कक्षाओं में से यूँ समझ लीजिए कि 12 से 13 प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। ये बड़ी बात है। 24 क्लासेज में से अगर 12 प्रश्न मिलते हैं तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला प्रश्न करंट अफेयर का, कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। किसके साथ किया है? तो हमने लिखा था कि जो ये राजफेड है, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ ने एनसीईएल के साथ है। मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया था जुलाई 2025 की क्लास में, कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात निगम लिमिटेड के साथ में काम किया है। तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। और इसमें मैंने और भी नीचे बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। ये 14 जुलाई की न्यूज़ है, मतलब आरपीएससी 30 जुलाई तक की बातें पेपर में पूछ चुकी है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है ये, कि आगे भी जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करो तो जनरली आरपीएससी अपनी पेपर के 6 महीने पहले तक की घटनाओं पे ज़्यादा जोर देता है। हम इसको देखते हुए चलेंगे कि करंट के अफेयर प्रश्न कितने पुराने पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर सी होगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि राजफेड ने एनसीईएल के साथ में समझौता किया है, बाकी ऑप्शन कोई बैठ नहीं रहा है। दूसरा प्रश्न था कि 18 और 19 जून 2025 को, अब ये जून महीने का प्रश्न है, ठीक है, अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? काफ़ी टिपिकल प्रश्न है, करने जैसा भी नहीं है। हालांकि हमने ये जरूर पढ़ा था कि अजमेर में 18-19 जून को आयोजित हुआ, परंतु हम इस प्रश्न को इसको पढ़ के नहीं कर सकते, ये हमारे आउट ऑफ कंटेंट है। परंतु मैंने ये स्लाइड जून की इसलिए ली है कि आप सोचिए कि हम यहाँ तक पहुँचे, बट इसके आगे मैंने भी सोचा कि इतना कौन पूछता है। तो आरपीएससी हमेशा एक कदम आगे जा रही है इस समय। तो आगे हम और कोशिश करेंगे कि आपके ऐसे प्रश्न भी न बचे। जनरली यहाँ तक पहुँचे हैं तो थोड़े और लिख लेते तो शायद इसका भी उत्तर निकल जाता।
इसका उत्तर अंकित कुमार कुशवाहा है, डी उत्तर है इसका, बट हमारे कंटेंट से बाहर है। पहला प्रश्न है जो कंटेंट से बाहर निकला है। इसके बाद में प्रश्न है कि ट्रिप्स जो है व्यापार संबंध, ये प्रश्न वैसे मैं बता दूं आपके, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न आपके अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके कोर्स में था, पॉलिटिकल साइंस से था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे का जो पढ़ाया था, समग्र व्यावसायिक सुधार भारतीय आर्थिक समीक्षा उद्योगों में हमने पढ़ा था, उसमें ये पॉइंट आया था कि पेटेंट है, डिज़ाइन है, कॉपीराइट्स वगैरह, और मैंने सारे 8 के नाम लिखे थे। आपको याद हो तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो इसका उत्तर आपके चारों ऑप्शन है, तो सी इसका उत्तर बैठेगा। 8 ट्रिप्स के अंदर 8 होते। मैंने वाइपो की भी बात की थी, मैंने ये बिंदु किसी करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ाया था। तो इसका सी आंसर होगा। ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा है, हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा है। ये प्रश्न आया है उसी उद्योगों की क्लास से कि उत्पाद और भारत का उसमें स्थान। ठीक है, पहला है कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा। तो देखो इसमें भी हमने स्पष्ट लिखा था कि देखो कपास, रेशम और मैंने स्टार करके लिखा था, कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा उत्पाद में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पे है भारत। तो इसका होगा सी। प्रथम का सी होते देखो उत्तर बैठ रहा है, सीधा उत्तर डी बैठ गया। उसके बावजूद भी हमने और भी पढ़ा है। फार्मास्यूटिकल्स में हमने लिखा है कि फार्मास्यूटिकल्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स। तीसरा मतलब इसका हो गया आपके डी, तो सी के बाद में डी। दूध और मांस का भी हमने लिया है, मतलब ये सारे के सारे चारों के चारों हमने उद्योगों में पढ़ रखे हैं। तो इसका उत्तर सी और डी के हिसाब से डी बैठेगा। ये हमारी आर्थिक समीक्षा की कक्षा से सीधे तौर से पूछा गया है, और हमने आर्थिक समीक्षा जो है वो ओरिजिनल आर्थिक समीक्षा पढ़ी थी। ये है सेवा क्षेत्र में भारत के स्टेट का क्या रिलेशन है, उससे संबंधित है। तो कूट का प्रयोग करते हुए हमें इसको है वो चुनना है। ये करंट का नहीं है, ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का है, और ये प्रश्न भी इकोनॉमिक सर्वे का है। ये प्रश्न वैसे सर्वे में ले सकते हैं हम, करंट का ये भी नहीं है, सामान्य ज्ञान का वो। करंट के अभी तक 2 ही प्रश्न आए, ये टोटल 15 प्रश्न है, तो सारों में शामिल है, ध्यान रखना। अब देखो ये हो गया, अब इसको देखते हैं। अब ये सीधा सीधा कैसे प्रश्न है, देखिए कि सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% है, 20% से अधिक है। ये कथन बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है, मैंने आपको लिखवाया था कि महाराष्ट्र का हिस्सा 17% है, फिर मैंने लिखवाया था कर्नाटक का हिस्सा 11% है, तमिलनाडु का 9% है, यूपी का 8% है, गुजरात का 6% है। तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र का हिस्सा 20 नहीं है, बल्कि कितना है, 17% हिस्सा है। ये हमने इकोनॉमिक सर्वे की कक्षा में पढ़ा, उद्योग वाला सेवा वाले पोर्शन में। दूसरा कथन है कि सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का हिस्सा 50% से अधिक है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे भी पढ़ा है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात के साथ मिलकर सेवा क्षेत्र के जीवीए का 50% से अधिक हिस्सा साझा करते हैं। तो ये कथन यहाँ पे भी है। और अगर मैंने कहा था आपको कि 5 याद करना, और मैंने रेड स्टार भी किए थे, और 5 को कैलकुलेट करोगे तो 51.5% आएगा टोटल। इसका मतलब ये कथन सही है, कथन पहला गलत है, मतलब केवल 2 सही होगा। इसका उत्तर होगा ए, केवल 2 सही है। पहला क्यों गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र का हिस्सा 17% है, न कि 20% से अधिक। तो ये समीक्षा की, और यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा भी था कि इन 6 राज्यों का 50% है, और साथ में ये भी लिखा था कि जो कर्नाटक और महाराष्ट्र का हिस्सा है उसके हिसाब से भी लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण करके मैंने आपको इसमें बताया था। आगे 17वां प्रश्न है कि सर्वे के अनुसार भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा है। तो हमने ये अभ्यास सीरीज जो चली थी उसमें मैंने बताया था कि अमेरिका, ए लिख के बहुत अच्छे से समझाया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आपके इस जगह पे भारत के साथ सबसे अधिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने बताई थी। यहाँ पे मैंने आपको टैरिफ वार की बातें भी बताई थी। ये प्रश्न हमारे कंटेंट सर्वे से एक ही प्रश्न बाहर गया, वो एक केवल ये गया है कि पूरे विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी 1.8% है। हालांकि मैंने सेवा निर्यात पढ़ाए थे, और ये पोर्शन पता नहीं कैसे बिंदु चूक गया यहाँ से। तो सर्वे से एक ही प्रश्न बाहर गया, वो ये प्रश्न गया है।
उसके बाद में ये प्रश्न अपने कंटेंट का है नहीं, ये प्रश्न है आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन सर वहाँ सॉल्यूशन नहीं करवा के गए तो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे कि जो 2006 के अंदर दोहा दौर की वार्ता हुई तो वहाँ पे कुछ देशों को निष्कासित कर दिया गया था विरोध के कारण। जिन देशों को निष्कासित किया गया उन्होंने अलग से ग्रुप बनाया जिसको ओस्लो ग्रुप कहते हैं। ओस्लो ग्रुप में 6 देश हुआ करते थे, जिसमें एक केन्या हुआ करता था, एक आपके न्यूजीलैंड था, एक आपके चिली था, एक आपके नॉर्वे खुद था और एक आपके कनाडा था। ठीक है, न्यूजीलैंड हो गया और एक केन्या था, सॉरी केन्या हो गया, एक कौन सा बच गया, केन्या, न्यूजीलैंड, चिली, नॉर्वे, कनाडा, पाकिस्तान नहीं था। कुल मिला के बात ये है, एक देश इसमें और शामिल था, केन्या, न्यूजीलैंड, चिली, नॉर्वे, कनाडा और एक देश इसमें और शामिल हो जाता है। टोटल 6 देशों का ये समूह था। ये पाकिस्तान इसका उत्तर है। पाकिस्तान इस 6 देशों का हिस्सा नहीं था। हालांकि ये न तो समीक्षा का हिस्सा है न करंट अफेयर का है, बट हाँ छूट गया था तो मैंने कहा आपको समाधान करवा देता हूँ। ये करंट अफेयर का प्रश्न है और देखो जून महीने का है, तो अभी तक जो हम करंट अफेयर के सवाल देख रहे हैं जून जुलाई के आ रहे हैं सारे, और इकोनॉमिक के प्रश्न जो आ रहे हैं वो समीक्षा से आ रहे हैं। तो आगे जब भी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो तो करंट अफेयर लेटेस्ट ध्यान रखना और समीक्षा बढ़िया देख लेना। इस बार भी मैंने आपको 8 कक्षाओं में समीक्षा करवाई थी, एक प्रश्न बाहर गया, 4 सवाल अंदर आए हुए हैं और करंट से अभी तक एक गया हुआ है, आगे देखते हैं। गड़ीसर झील का मैंने आपको बताया था कि वंदे गंगा अभियान जो है उसका शुरुआत हुई थी रामगढ़ से और समापन जो हुआ वो गड़ीसर से हुआ था। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का समापन कहाँ हुआ, आपके गड़ीसर झील से हुआ था। और इसको हमने लिखा भी था कि रामगढ़ बांध से शुरुआत होकर जैसलमेर की गढ़सीसर झील तक इसका समाधान किया गया, समापन किया गया। तो इसका सीधा सीधा उत्तर बैठ जाता है, सरल प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप, इसको हमने 2 जगह पढ़ा है, एक जून में भी पढ़ा था आपको याद होगा और दूसरा हमने अगस्त में पढ़ा। इसको 2 जगह पढ़ने के पीछे कारण था। जून में कारण ये था कि जून के अंदर आया था कि 11 व 12 तारीख को 2025 को कॉन्क्लेव आयोजित होगा। उसके बाद में क्या होता है कि अगस्त में वापस इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया, चेंज किया गया और फिर अगस्त की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अब ये 9 और 10 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो अब वर्तमान की स्थिति ये है कि इसका उत्तर क्या होगा, 9-10 दिसंबर, मतलब डी होगा। और उस समय की स्थिति थी, जून की अगर बात करें तो जून के अनुसार ये 11-12 था, तो ये थोड़ा विवाद हो सकता है। परंतु अब बात ये है कि अगर इन्होंने जून जुलाई के प्रश्न दिए हैं और चूंकि यह अगस्त के जो सूजस है उसमें ये आया है, तो अगर इसको कंसिडर किया है तो उत्तर 9 व 10 दिसंबर होगा, और पूर्व की डेट को कंसिडर किया है तो उत्तर आपके 11 व 12 होगा। ठीक है, अगर 11 व 12 उत्तर मानते हैं तब तो इसके साथ हम प्रूफ के साथ इसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, और अगर उन्होंने 9 और 10 से उत्तर माना तो फिर ऑब्जेक्शन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नई डेट हमेशा मान्य होती है। तो इसका इस संबंध में ये है। हाँ, एक वो जो देश बचा था ना ओस्लो ग्रुप में, एक इंडोनेशिया और था, एक इंडोनेशिया था, 5 हमने लिख लिए थे, एक इंडोनेशिया बचा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद में राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में, देखो ये जुलाई 2025 की घटना है। देखो अभी तक आप जो नोटिस कर पा रहे हो सारे जून जुलाई के प्रश्न आए हुए हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है कि यह 31 मार्च 2030 तक नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। गलत है, क्योंकि हमने भी लिखा है कि यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, पहला पॉइंट। उसके बाद में कथन ए है कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति। देखो जनरली ये होता है कि राज्य स्तरीय समिति जो होती है वो सचिव की अध्यक्षता में होती है, इसकी अध्यक्षता में नहीं होती। तो कथन ये भी गलत है, कथन ये भी गलत है, कथन दोनों ही असत्य है, ए और बी दोनों असत्य है। हालांकि इसमें ये लागू करने वाली नीति का हमारे इसमें जिक्र नहीं है पॉलिसी में, बट हाँ इसमें ये प्रावधान जरूर है। बट समझ में चीजें आ जाती है कि राज्य स्तरीय समितियां होती हैं जनरली, उसमें सेक्रेटरी अध्यक्ष होते हैं। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, सी बैठेगा, जिसमें दोनों कथन आपके असत्य है। एक प्रश्न यह बाहर गया है, हालांकि इसको मैंने पढ़ाया था, आपको पता होगा कि जिसमें शिक्षा भूषण
शिक्षा विभूषण के पुरस्कार दिए गए, 35 विभूषण पुरस्कार दिए गए, जिनका 1 करोड़ से अधिक सम्मान दिया गया था। और शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण के 100 पुरस्कार दिए गए, 135 लोगों को पुरस्कृत किया गया था। ये बात हमने पढ़ी थी। लेकिन ये जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए कितने लोगों को सम्मानित किया, तो इसकी संख्या कितनी है? 15 लोगों को सम्मानित किया गया और प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए किया गया। ये दूसरा प्रश्न है जो हमारे कंटेंट से बाहर है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, अब अलाइंड वेजिटीज है, का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था 3 से 5 मार्च 2025 को। तो ये अपनी जो बुकलेट आई थी उस बुकलेट का हिस्सा है और इस किसी क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। तो ये जयपुर इसका उत्तर है और ये प्रश्न है मार्च महीने का। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जून मार्च तक के प्रश्न इसमें हैं। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थ का निःशुल्क, ये पूरी योजना लेते तो पता चलता, ये भी आपके फरवरी मार्च का ही प्रश्न है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये केवल एससी समुदाय के लिए है और बाबा साहेब की पंच तीर्थ योजना की शुरुआत है ये। तो इसमें सीधा पता चल जाता है इसमें एसटी वर्ग नहीं है, तो कथन तो ये गलत हो गया, उत्तर तो यही निकल गया। और बाकी 5 तीर्थ जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट आ ही जाता है और ये नॉर्मल से कथन है, तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? ए। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक में उमा चौधरी ने जो है वो आपके स्वर्ण पदक जीता। तो उमा चौधरी को हमने एटलीस्ट पढ़ रखा है। ये प्रश्न भी जुलाई 2025 का है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका उत्तर बैठेगा। तो कुल मिला के करंट अफेयर का जो निष्कर्ष है वो ये है कि मार्च से लेके, मतलब जनवरी से, मान लो जनवरी से जून तक का किसी ने, जुलाई तक का किसी ने अच्छा पढ़ा है, तो आप सोच लो कि आराम से उसका काम हो गया। ठीक है, तो हमारे कंटेंट से 2-1 प्रश्न करंट से बाहर थे और 1 प्रश्न आपके समीक्षा से बाहर था। टोटल 15 प्रश्न आए थे, तो मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है। ज़्यादा क्लासेस नहीं थी, 15 और 9 24 क्लासेस के अंदर आपको हर 24 क्लास में अगर 12-13 प्रश्न मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए, मैंने काफ़ी एफर्ट्स डाला था, मेरे लिए सारी निःशुल्क सेवाएं थी। ये यूट्यूब पे से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी जब भी पेपर होगा तो ये मेरे लिए एक संतोषजनक इसलिए है कि करंट बहुत टफ आ रहा है इन दिनों, बावजूद उसके अगर आप 15 में से 12 सवालों तक, 13 सवालों तक सेंध मार रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। और उसमें भी 1-2 भी जो बाहर है वो भी हम पहुंच गए वहां तक। आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारी थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हो कि उसको ज़्यादा थोड़ा डीप पढ़ते तो शायद वो भी हो जाता। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ, सेकंड पेपर बढ़िया दीजिए। काफ़ी 60 सवाल जिसने किए, अच्छा स्कोर है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है और मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का सक्सेस पॉइंट परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आप सेकेंड ग्रेड जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी हम बात करते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति और इतिहास में जो राजवंश हुए हैं उनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखते हैं। बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चन तो उनका जो है स्तर बहुत अच्छा है, थोड़ा घुमा के पूछे, हालांकि सामान्य ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी इधर उधर घुमा के पूछे हैं। कई बच्चों के दिमाग में यह आया होगा कि ये लाइन हमने लिखवाई या हमने लिखी नहीं है, लेकिन उसको ध्यान से देखेंगे तो वो सभी शोल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं, अभी देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ हम देख रहे हैं, सुमेलित करने से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे हुए दिए गए कूट से कीजिए। पर्यटक स्थल हैं, या हम कह सकते हैं कि ये कुछ स्थान दिए हुए हैं और वो कौन से जिले में है। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देलवाड़ा, देखिए देलवाड़ा जो है एक नंबर देलवाड़ा जो है, देलवाड़ा कहाँ पे है? देलवाड़ा जैन मंदिर आप सभी को पता है। देलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो आपके माउंट आबू पे है। तो 1 का तो 3 हो जाएगा, तो 1 का 3 दोनों में है, तो ये और ये तो चले गए आपके। नाकोड़ा तीर्थ कहाँ पे है? बालोतरा में है, तो 2 का हो जाएगा 2, सॉरी नाकोड़ा बी का हो जाएगा 1, इन दोनों में है, अभी भी कंफ्यूजन है। रामेश्वर धाम ध्यान रखना आपके सवाई माधोपुर में है। मीणों का जो है सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। रामेश्वर जो है त्रिवेणी संगम पर स्थित है, तो रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में है, तो सी का हो जाएगा 4 और सी का 4 मतलब आपके उत्तर हो जाएगा 2 नंबर।
सी का त्रिपुरा सुंदरी आपकी बांसवाड़ा में है, जिनको तरताई माता भी कहा जाता है, काले संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है माता की। तो ये सभी जो है हमने आराम से पढ़े भी थे और सभी जो है मिलान करने थे। अच्छा क्वेश्चन था, तो उत्तर आपके इसके में हो जाएगा 2 नंबर उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रजिल। रजिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? देखिए रजिल प्रतिहारों का पहला शासक माना जाता है। जब गुर्जर प्रतिहार वंश हमने पढ़े थे तो गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने देखा था कि हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों में सबसे शक्तिशाली था आपके रजिल, जो मंडोर पर अधिकार करता है और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करता है। इसलिए मंडोर गुर्जर प्रतिहार की जो है वो सबसे प्राचीन राजधानी थी और मंडोर से ही सभी गुर्जर प्रतिहार जो है वो शाखाएं निकली हैं। तो कहाँ का था रजिल? रजिल ध्यान रखना आपके मंडोर का था। मंडोर जोधपुर का जो है वो रजिल था। बाद में जो है प्रतिहार जालोर को कुछ समय अपना क्षेत्र केंद्र बनाते हैं तो जालोर के प्रतिहार कहलाए, भीनमाल को बनाते हैं तो भीनमाल के प्रतिहार कहलाए, फिर उज्जैन चले गए तो उज्जैन की प्रतिहार कहलाए, फिर कन्नौज चले गए तो कन्नौज की प्रतिहार कहलाए। तो यहां उत्तर आपका हो जाएगा रजिल, मंडोर का था, ध्यान रखना आपके मंडोर उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चौहान निम्न में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित नहीं थे? अब देखिए चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित नहीं थे, इसमें आप क्वेश्चन देखिए। जालोर के चौहान बिल्कुल हमने पढ़े हैं, जालोर के चौहान कीर्तिपाल नाडोल से आया था और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है, तो नाडोल और चौहान ये दोनों ही थे, ठीक है। यहाँ तो चौहान थे, रणथंभौर के चौहान भी थे, ध्यान रखना। रणथंभौर आपके जालोर और नाडोल। लोदरवा जो है ये जैसलमेर में था और लोदरवा जो है वो किसका था? आपके भाटी शासकों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चौहान जो है वो नहीं थे। इतिहास में लोदरवा का चौहानों से संबंध हम नहीं देखते हैं। आपका लोदरवा उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जालोर के चौहान जहां कानड़देव महान शासक हुआ, रणथंभौर के चौहान जहां का महान शासक आपके हमीर हुआ, हमीर को रणथंभौर की आन बान और शान कहा जाता है, और नाडोल जहां कीर्तिपाल महान शासक हुआ जिसने जालोर पर आक्रमण किया, अधिकार किया और नाडोल से जालोर शाखा को जालोर शाखा में नाडोल शाखा का विलय भी किया था। लोदरवा ध्यान रखना आपके हो जाएगा भाटियों से संबंधित, चौहानों से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन है सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? इल्तुतमिश जब दिल्ली का शासक था तो उस समय आपके जालोर का शासक कौन था? तो देखिए कीर्तिपाल के बाद में जालोर का शासक बन, कीर्तिपाल जालोर में चौहान वंश का संस्थापक। कीर्तिपाल के बाद में शासक बना समर सिंह के बाद में शासक बना आपके इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने जब जालोर पर आक्रमण किया, जालोर का शासक था आपके उदय सिंह और दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। कीर्तिपाल के बाद में आपके कौन बना? समर सिंह के बाद में उदय सिंह के बाद में चांद सिंह देव, कई सारे शासक बने। तो उदय सिंह जब जालोर का शासक था उस समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। जो कई विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि इल्तुतमिश ने जो है आपके उदय सिंह को हरा दिया था। उदय सिंह ने कई घोड़े हाथी देकर इल्तुतमिश से जो है वो संधि कर ली थी, लेकिन मुहम्मद नैन्सी, दशरथ शर्मा जो है ये मानते हैं कि इल्तुतमिश को उदय सिंह ने जो है पराजित किया और यहाँ से वापस जाने पर मजबूर किया था। तो यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपके उदय सिंह है। उदय सिंह जालोर का शासक था जिस पर इल्तुतमिश ने जो है वो क्या किया था? अभियान। बिल्कुल हमने पढ़ा है और इसको आराम से लिखा है। उदय सिंह के बारे में काफी बातें और इल्तुतमिश के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट है भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? देखिए पाल जो है वो भीलों के गांव हैं। भीलों के जो बड़े गांव होते हैं उनको पाल कहते हैं। पालवी, गांव की मुखिया को पालवी कहा जाता है। टापरी, कू या टापरी भीलों के घरों को कहा जाता है, ठीक है। 8-10 घरों के समूह को फालिया कहा जाता है। छोटी बस्तियां या घरों का समूह होता है उसको फालिया कहा जाता है। तो पाल क्या होगा? पाल भीलों के गांव होंगे। भील जनजाति में उन शब्दावली में हमने इनको पढ़ा होगा और आराम से सब शब्दावली हमने लिखी थी, पीछे लिखा है कि क्या होता है इसका मतलब। तो ध्यान रखना भील जो है वो आपके भीलों के गांव जो है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके पाल कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने करमचंद पंवार को अजमेर, परबतसर, बनेड़ा, परगने जागीर प्रदान की? अब देखिए यहां पर अपन जो देखते हैं महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राय सिंह, महाराणा सांगा का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, हमने लिखा भी है, तो सांगा के टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि रायमल के पुत्रों के बीच में जब संघर्ष होता है, सबसे बड़ा पृथ्वीराज, उसके बाद में हुआ आपके जयमल और सबसे छोटे थे महाराणा सांगे, तीनों के बीच संघर्ष हुआ।
पृथ्वीराज जयमल सांगा को मारने की कोशिश करते हैं। सांगा जो है अपनी जान बचाकर और भाग जाते हैं अजमेर। अजमेर में उनको करमचंद पवार जो है कुछ समय के लिए संरक्षण देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज, ध्यान रखना, पृथ्वीराज जो है वो वापिस आक्रमण जब अजमेर पे करते हैं तो सांगा जो है वो करमचंद की सहायता से आगे निकल जाता है और जंगल में छुप जाता है। हालांकि करमचंद का संबंध अजमेर से था, इनका परिवार अजमेर में ही रहता था, ये रायमल के समय जो है यहाँ नियुक्त थे, लेकिन इस संघर्ष में सांगा को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो करमचंद ने निभाई। और जब जयमल और पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है तो इसी करमचंद की सहायता से सांगा को ढूंढकर मेवाड़ लाया जाता है और मेवाड़ का शासक बनाया जाता है 1509 ईस्वी में। उस समय जो है सांगा करमचंद को कई सारी जागीर प्रदान करता है, जिसमें एक आपके ध्यान रखना अजमेर तो थी, अजमेर के साथ में परबतसर, बनेड़ा, फुलिया, मांडल, 4-5 जागीरें जो है वो प्रदान करते हुए सांगा पर करमचंद को अपना सामंत बना लेता है। तो महाराणा सांगा जो है वो आपके उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आश्रयदाता के रूप में करमचंद को माना जाता है। सांगा का आश्रयदाता भी कौन था, करमचंद पंवार थे अजमेर के। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा आपके, महाराणा सांगा। नेक्स्ट है 1565 में, ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे पहले ये सांगा वाला क्वेश्चन ये भी अच्छा है। 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी थी, रानीसर की लड़ाई। अब देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जब स्पष्ट रूप से इस लड़ाई के हम रानीसर युद्ध जो है वो कहीं पढ़ते नहीं है, लेकिन जब हमने दुर्ग पढ़े तो दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में हमने 2 तालाब पढ़े थे, एक आपके था रानीसर तालाब और एक था आपके पदमसर तालाब। ये भी हमने पढ़ा। रानीसर तालाब में ये भी पढ़ा था कि इसका निर्माण जो है वो जोधा की रानी जसमादे के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब ध्यान रखना रानीसर, चलो यहां से भी समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब इतिहास पढ़ते हो तो आपने देखा होगा राव चंद्रसेन जब शासक थे तब मुगल भी थे, और राव चंद्रसेन के शासनकाल में ही ये भी आता है आपके 1565 वर्ष भी आता है। बाकी आप देख लो 1565 के आसपास कोई नहीं था। राज सिंह जो है ये तो आपको पता है कि महाराणा प्रताप के बाद में राज सिंह हुए, बहुत बाद में हुए। लगभग हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह के बाद करण सिंह के बाद जगत सिंह के बाद में हुए कौन आपके, राज सिंह बहुत बाद में हुए, मतलब 1500 ईस्वी के आसपास उनका कोई लेना देना नहीं था। महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप भी ध्यान रखना 1565 में नहीं थे, महाराणा प्रताप राजा बने 1572 ईस्वी में। अब बचा कौन, राव चंद्रसेन। तो ये उत्तर तो राव चंद्रसेन ही हो जाएगा। राव चंद्रसेन जब शासक बनते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राव चंद्रसेन अपने भाइयों से संघर्ष करते हैं। उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह है, राम सिंह है, इनको कई युद्धों में, गंगानी का युद्ध, लोहावट के युद्धों में हराता है। ठीक है, फिर ये दोनों अकबर के यहाँ चले जाते हैं। अकबर 1564-65 में आक्रमण करता है जोधपुर पर। जोधपुर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेता है। जोधपुर दुर्ग के अंदर जो है दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पानी और राशन की जो है कमी के कारण कई राजाओं ने जो है दुर्ग के दरवाजे खोले थे। तो उस समय ध्यान रखना चंद्रसेन ने एक सैनिक टुकड़ी रानीसर तालाब जो है उसको बचाने के लिए भेजी, और उन्होंने रानीसर तालाब जो है वो आपके घेर ली, उनकी सुरक्षा के लिए उस सैनिक टुकड़ी ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। लेकिन हसन कुली खां जो आया था अकबर की तरफ से, उसने जो है रानीसर के तालाब में उस सैनिक टुकड़ी से युद्ध किया। इसी को रानीसर का युद्ध कहा जाता है, मतलब चंद्रसेन और अकबर के बीच में हुआ था। जब इस तालाब पर भी, सभी तालाब पर अधिकार हो जाता है मुगलों का, और दुर्ग के अंदर जो है राशन है, अनाज की कमी हो जाती है, तो चंद्रसेन ये दुर्ग छोड़कर और भादराजून चले जाते हैं और जोधपुर पर किसका अधिकार हो जाता है, अकबर का अधिकार हो जाता है। तो वो जोधपुर पर जो अकबर ने अधिकार किया उसी लड़ाई को कहीं कहीं रानीसर की लड़ाई कहा जाता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी था, नया नाम दे दिया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, सर ने कहीं लिखा है नहीं। लेकिन आप देखते हो इतिहास जब आपने सही तरीके से पढ़ा है तो ये जो टाइम दिया हुआ है, इस टाइम में इनमें से एक ही राजा था, वो थे चंद्रसेन। तो चंद्रसेन अपने आप जो है उत्तर वो आपके सही हो जाता। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, लोक देवताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जब मैं पंचपीर पढ़ाता हूं तो पंचपीरों की मैंने कहा था गोत्र याद रखने पड़ेंगे। सभी राजपूत है, राजपूत में लिखते हैं कि पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, रामदेव जी तंवर, हड़बूजी सांखला, मेहाजी मांगलिया। और ये क्वेश्चन यहां पूछ लिया, देखिए ये पाबूजी राठौड़ बिल्कुल सही है, गोगाजी चौहान सही है, रामदेव जी तंवर सही है, हड़बूजी पंवार नहीं थे। तो हड़बूजी कौन थे, हड़बूजी थे आपके सांखला। हड़बूजी कौन थे, सांखला। तो सांखला जाति से संबंधित थे, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हड़बूजी जो है वो उत्तर आपके सही होगा।
नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। चित्रकार, जब चित्रशैलियां पढ़ी तो चित्रकारों के बारे में मैंने लिखवाया था, सभी चित्रकारों के नाम लिखाया था कि चित्रकार शाहबदी या साहिबदीन एक ही बात है, राम राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? साहिबदीन है, इसलिए मेवाड़ उत्तर आपके सही होगा। साहिब राम होता तो आपके जयपुर होता। साहिब राम जिसने पोर्ट्रेट चित्र बनाए, आदमकद चित्र बनाए, लेकिन साहिबदीन है। साहिबदीन ध्यान रखना आपके कहाँ का है, ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित था। साहिबदीन है आपके, नसीरुद्दीन है आपके, मनोहर हैं, कृपाराम हैं, धनसार हैं, जीवा हैं, उमरा हैं, ये सभी आपके किससे संबंधित हैं? नानाराम हैं। ये सभी कमलचंद, हीराचंद मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित हैं। तो चित्रकार शाहबदी का संबंध जो है वो किससे है? आपके मेवाड़ चित्रशैली से माना जाता है। नेक्स्ट है, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? लोक देवियां जब हमने पढ़ी थी तब हमने बात की थी, जो सक्सेस परिवार के बच्चे हैं उनसे बात कर रहा हूं, कि हमने लोक देवियों में पढ़ी थी दधिमती माता, गोठ मांगलोद नागौर, जिप्सम की देवी जिनको कहा जाता है। क्या कहा? दादी जी ब्राह्मणों की कुलदेवी कह सकते हैं। जिप्सम की देवी जो है वो किसको कहा जाता है? आपको दधिमती माता को। गोठ मांगलोद उत्तर जो है वो आपके सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? गोठ मांगलोद, डीडवाना, नागौर। तो दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? अब देखिए, ये है सभी लगभग आपके जन्म से संबंधित रीति रिवाजों में हमने सभी पढ़े थे। भाई जामना क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि जन्म के समय, प्रथम प्रसव के समय पीहर पक्ष द्वारा जो माता है बच्चे की, उसको उसके पीहर पक्ष द्वारा जो उपहार भेजे जाते हैं तो उसको जामना कहा जाता है। ठीक है। जडूला, मुंडन किया जाता है उसको। ढूंढ, होली के अवसर पर शिशु के जन्म के बाद जो पहली होली आती है तो उसमें उत्सव मनाया जाता है। बुआ है, ननिहाल पक्ष हैं, तो वो उपहार ले आते हैं बच्चे के लिए, मिठाइयाँ ले आते हैं, आभूषण ले आते हैं, उसको ढूंढ उत्सव कहते हैं। उत्तर हो जाएगा दशोटन। 10 से शब्द वैसे मिल रहा है, 10वें दिन दशोटन। जन्म, बच्चे का जब जन्म होता है तो घर, हम देखते हैं कि घर में सूथक कपड़े, यहाँ पे मारवाड़ साइड कह सकते हैं सूथक होता है, सूतक, अशुद्ध दिन माने जाते हैं 10 दिन, और 10वें दिन जो सूतक निकालते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? आपके दशोटन कहा जाता है। तो पुत्र के 10वें दिन इस कौन सा रिवाज है? आपके दशोटन रिवाज का प्रयोग, दशोटन रिवाज जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल हमने पढ़ा था कि रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में 2 पीठें हैं। एक तो है आपकी गलता, और गलता में जो पीठ है उसकी स्थापना किसने की? कृष्णदास पयारी ने। पृथ्वीराज जो कछवा शासक थे आमेर के उस समय, उनके गुरु थे चतुरनाथ को पराजित किया शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में और गलता में स्थापित किए। कृष्णदास पयारी के ही शिष्य थे जिनका नाम था स्वामी अग्रदास, और स्वामी अग्रदास ने, ध्यान रखना, आपके रेवासा में इस पीठ की स्थापना की। और स्वामी अग्रदास राधा और कृष्ण की तरह राम और सीता की रसिक भाव में पूजा करते थे, इसीलिए रामानंदी संप्रदाय आगे चलकर रसिक संप्रदाय भी कहलाया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपके अग्रदास जो है वो आपके उत्तर सही हो जाएगा। रेवासा पीठ के संस्थापक अग्रदास जी थे। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित हैं? देखिए, ये आप क्वेश्चन जब देखते हो तो बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, आपको पता हो तो, एक दुर्ग था जिसका नाम था नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग में हमने पढ़ा था दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थलों में पढ़ा था एक जैसे 9 महल। एक जैसे 9 महल आपके माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए बनाए थे, और 9 महलों के हमने नाम भी लिखे थे। उन्हीं 9 महलों में 4 नाम यहाँ दिए इन्होंने, भाई सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश, इसके अलावा आपके जो हैं ललित प्रकाश हैं, हवा प्रकाश हैं, बहुत 9 नाम जो है जिसके पीछे प्रकाश लगा हुआ है। ये माना जाता है कि माधो सिंह की 9 रानियां जो थी उन्हीं के नाम जो है वो माने जाते हैं। ठीक है ना, सूरज प्रकाश, जवार प्रकाश, ठीक है, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश। तो ये सभी भवन जो है वो आपके कहाँ पे हैं? ये नाहरगढ़ दुर्ग में जो एक जैसे 9 महल है उन्हीं के नाम है आपके। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण हमने पढ़ा था, सवाई जयसिंह ने करवाया था। वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ था, और भूमिया जो लोक देवता थे नाहर सिंह, उनके नाम पर नाहरगढ़ रखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं?
देखिए हमने लोकगीतों में पढ़ा था, लोकगीत जो है टॉपिक हमने पूरा पढ़ा था, तो उस समय हमने ये सभी पढ़े थे। देखिए इनमें आपके 4 गीत दिए और फिर ऑप्शन देखना है। जल्ला गीत हमने पढ़ा था, जल्ला गीत कि वधु पक्ष की महिलाएं जो हैं बारात जहां ठहरती हैं उसको जानिवास कहा जाता है या जान का डेरा कहा जाता है। जानिवास मतलब जहां जानी रहते हैं, बारातियों को जानी भी कहा जाता है। जानिवास या बारात का जो डेरा है उसको जब देखने के लिए वधु पक्ष की महिलाएं जाती हैं तो एक गीत गाती हैं और उस गीत को कहा जाता है आपके जला। तो ये विवाह से संबंधित है। परिणीत गीत, विवाह से संबंधित संपूर्ण जो गीत गाए जाते हैं उसको परिणीजना मतलब विवाह करना, वैवाहिक गीत या प्रणीत गीत सही है। सींठने गीत जो हंसी मजाक से संबंधित गाली गीत होते हैं जो वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं। देखिए गोरबंद गीत जो है ये ऊंट से श्रृंगार से संबंधित है, तो ये इसका विवाह से कोई लेना देना नहीं है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 2 नंबर उत्तर जो है वो आपके सही हो जाएगा। हमने विवाह के और भी गीत पढ़े थे, आपको पता हो तो काजलिया गीत हैं, टूटिया गीत हैं, कामण गीत हैं, ये वर पक्ष की महिलाएं जो है वो गाती हैं। विवाह जैसे शुभ अवसर पर जो बधाई से संबंधित गीत है उसको आपके बंधावा गीत कहा जाता है। मेहमान जब आते हैं तो फलसड़ा गीत गाया जाता है। तो लोकगीतों में हमने बहुत सारे पढ़े थे। ये सींठने और जल्ला तो कई बार सीधा सीधा पूछे भी जाते हैं, तो विशेष करके अच्छे क्वेश्चन भी हैं तो पूछ लिया। जल्ला, परिणीत, सींठने ये तीनों ही गीत विवाह से संबंधित हैं। नेक्स्ट गीत है राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? राजविलास ग्रंथ के लेखक हैं मान कवि। मेवाड़ महाराणा राज सिंह पर यह ग्रंथ लिखा गया है और लिखने वाले कौन है आपके? कवि मान है या मान कवि। ये भी हमने विलास ग्रंथ में जो राजस्थान साहित्य की जो विधाएं पढ़ी थी, विलास हैं, वचनिका है, राशो हैं, विगत हैं, प्रकाश हैं, वैली हैं, उन सब में हमने जब पढ़ा था विलास, तो विलास में पढ़ा था राजविलास किसका ग्रंथ है आपके? मान कवि का। तो अच्छे क्वेश्चन थे और सक्सेस पॉइंट के परिवार के जो सदस्य स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत ही आनंद आया होगा कि एक भी क्वेश्चन जो है अपने बाहर नहीं गया। सभी नोट्स में हूबहू जो है और बाद में जो हमने टेस्ट सीरीज भी चलाई उनमें भी ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, सीधे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने बाकी वाला जो पेपर है वो अच्छे से अटेंड किया होगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आज के प्रश्न पत्र के जीके पेपर के सॉल्यूशन की। और जीके पेपर के इस सॉल्यूशन में जो ज्योग्राफी के सवाल आए हैं, इन 21 सवालों का मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। इन्हीं सवालों में सबसे पहले हम यहां बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न दिए हुए हैं, फिर इंडिया ज्योग्राफी और फिर राजस्थान ज्योग्राफी। अगर मैं प्रश्न पत्र के स्तर की बात करूं तो प्रश्न पत्र का स्तर काफ़ी अच्छा रहा है और इसके अनुसार हमने यहां पर इसका सॉल्यूशन यहां उपलब्ध करवाया है। आप इसे जांचें कि आप इसमें किस स्तर तक पहुंच पा रहे हैं। यदि आप एसएस के स्टूडेंट इसमें 60 से 65 सवाल भी अगर बचाते हैं कटने के बाद में, तब भी आप इसमें अच्छे स्कोर के अंतर्गत आएंगे। अगर 65 हैं तो आप इसमें बेहतर स्थिति में हैं। तो बस इसी को आप कंटिन्यू करें सेकंड पेपर में, तो आपका चयन का कंफर्मेशन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक पर्वतमाला है जिसका नाम है एपेनिन माउंटेन। और एपेनिन माउंटेन है इटली के अंदर। इसे इटली की रीढ़ की हड्डी कहा जाता, मेरुदंड कहा जाता है। एक है एपेनिन और एक है पिनाइन। एक होता है पिनाइन। तो पिनाइन माउंटेन के बारे में बात करें तो ये है इंग्लैंड के अंदर, जबकि एपेनिन या एपिनाइन माउंटेन इटली के अंतर्गत स्थित है। ओके, नेक्स्ट है पछवा पवनों की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या होगी? तो यदि हम पछवा पवनों के संदर्भ में बात करें तो आप यहां से देखते हैं, मैं यहां एक बेसिकली इसके बारे में यहां डायग्राम बना के बता देता हूं किस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। पछुआ पवने, यह है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर अवस्थित है। ठीक, इसके बाद में 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र जहां उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती हैं, और
उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। ठीक है, इससे ऊपर का क्षेत्र है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और दक्षिण में भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, जो भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों के मध्य से भूमध्य रेखा के बीच में व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। ठीक है, यहां चलती हैं व्यापारिक पवनें, जो कि नेट और सेट के रूप में हम पढ़ते हैं। इससे ऊपर अर्थात 30 से 60 मान सकते हो, तो उपध्रुवीय से उपोष्ण उच्च के मध्य का क्षेत्र पछुआ पवनों का क्षेत्र है और दोनों ही गोलार्धों में यह पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, यह है पछुआ पवनों का क्षेत्र। अब पवनें चूंकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इस कारण से हम यहां पर बात करते हैं उच्च वायुदाब कौन सा है, यह है उपोष्ण उच्च वायुदाब, और यहां से पछुआ पवनें ऊपर की ओर चलती हैं और व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ठीक है, इसी क्रम के अंदर हम यहां बात करते हैं पछुआ पवनों का। पूछा गया है पछुआ पवनें जो कि पश्चिम से चलती हैं, इसलिए इन्हें पछुआ कहते हैं। तो ये देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में यह इस तरह से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जबकि तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक, और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब ऊपर है तो ऊपर से नीचे की ओर चलेगी, और पश्चिम में चलने का इसका क्रम है, इसलिए ये चलेगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये हैं पछुआ पवनों का दक्षिणी गोलार्ध में क्षेत्र। तो इसके अनुसार अपना उत्तर बनेगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें तो ये हाल ही में जारी की गई एक 2024 की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को टॉप पे दिखाया गया है, अर्थात सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दिया गया है। इसके बाद में दूसरा स्थान चाइना का, तीसरा स्थान दिया गया है यूएसए का, और चौथा स्थान दिया गया है इंडोनेशिया का, और पांचवा स्थान दिया गया है पाकिस्तान का, तथा छठा स्थान दिया गया है नाइजीरिया का। ठीक है, इसके अनुसार आप यहां से उत्तर को पहचान सकते हैं कि हमारा उत्तर इसमें से क्या होगा। इसमें से उत्तर टॉप 5 का पूछा गया है, नाइजीरिया इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद में अगले सवाल पर चलते हैं। COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन, इस सम्मेलन के अंतर्गत जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में कितनी वृद्धि की गई है, तो यह वृद्धि की गई है 3 गुना। इससे पिछली बार यह $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसका लक्ष्य था, जबकि इसे बढ़ाकर 2035 का लक्ष्य $300 बिलियन किया गया है। तो इस प्रकार से यह वृद्धि 3 गुना आंकी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स के भाग हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ट्रिप्स के भाग कॉपीराइट भी इसका भाग है, ट्रेडमार्क्स भी इसका भाग है, पेटेंट्स भी हैं, और इसका जियोलॉजिकल डायरेक्शंस यानी कि भौगोलिक निर्देशांक भी इसका भाग है। इसके अनुसार ए, बी, सी और डी इसके चारों उत्तर होते हैं। चारों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है। मैं क्लास में कई बार आपको पढ़ा चुका हूं
कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भाग में बांटती है। किसे? छोटा नागपुर के पठार को। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भाग में बांटती है। ठीक है, इसके ऊपर का भाग, इससे ऊपर का भाग हजारीबाग का पठार और नीचे का भाग रांची का पठार होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं द्वीप और दूसरी तरफ दी गई हैं चोटियां। एनसीईआरटी की क्लास 11th की किताब से ये सीधा सा सवाल उठाया हुआ है। आपको क्लास में भी इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि उत्तरी अंडमान के अंतर्गत, उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है सैडल पिक, और यह है उत्तरी अंडमान का भाग। इसके बाद में फिर हम देखते हैं, जैसे पहला इसमें हमें 3 मिल चुका है इसका उत्तर, तो अब दक्षिणी अंडमान में हम पढ़ते हैं कि दक्षिणी अंडमान की है माउंट कोयब, ग्रेट निकोबार की है माउंट थुइलर 642 मीटर ग्रेट निकोबार की या निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और मध्य अंडमान की माउंट डियोवली है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप जो कि सीसा पैटर्न है। सीसा पैटर्न का मतलब जैसे जो बच्चे पार्क के अंदर खेलते हैं तो उसमें से 2 बच्चे आमने सामने की ओर बैठते हैं और एक तरफ एक बार इसका जो एक भाग है वो ऊपर की ओर जाता है, जो हल्का होता है वो भारी होता है नीचे की ओर, तो इसको सीसा पैटर्न कहा जाता है। एक तरह से दोलन का परिचायक है ये। इसी को हम लोग दक्षिणी दोलन के रूप में भी पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग वॉकर चक्र के रूप में पढ़ते हैं और वॉकर चक्र के अनुसार इसका इफेक्ट अल्नीनो पर देखा जाता है। आप अल्नीनो में पढ़ते हैं कि अल्नीनो के दौरान जो पेरू तट है, पेरू तट कहां है? प्रशांत महासागर में, और दूसरी तरफ हम यहां से पढ़ते हैं हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो यहां वायुदाब संबंधी दोलन की स्थिति होती है, इसी को वॉकर चक्र कहते हैं या वॉकर सेल कहा जाता है। और ये वॉकर सेल एक दोलन की स्थिति में होती हैं और इसी को आप लोग सीसा पैटर्न के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अल्नीनो में भी आप इसको पढ़ते हैं और दक्षिणी दोलन सिद्धांत में भी पढ़ते हैं। तो वॉकर चक्र आप अल्नीनो में पढ़ते हैं कि वॉकर चक्र की दिशा में बदलाव हो जाता है, तो यही है सीसा। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? इसके अंतर्गत भूजोतों का आकार घटता हुआ आकार देखकर इसके विखंडन को रोकने के लिए सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम को चलाया गया ताकि खेतों का आकार है वो बड़ा बना रहे, इसको छोटे आकारों में होने से रोका जा सके। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ये वन सबसे जो इंपोर्टेंट, अगर इसके संबंध में हम बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि ये वन उच्च आर्द्रता और उच्च ताप वाले क्षेत्रों में होते हैं और सामान्यतः पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर या पश्चिमी भागों पर ये अधिक विकसित होते हैं, स्पेशली ये क्षेत्र है। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि इसका नॉर्थ ईस्ट भारत का क्षेत्र, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये उत्तर पूर्वी भाग भारत के भाग में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा अंडमान निकोबार का क्षेत्र, ये भी एक गर्म और उच्च आर्द्रता वाला क्षेत्र है, यहां पर भी पाए जाते हैं। लेकिन हालांकि ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के गंगाई डेल्टाई क्षेत्र के अंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, न कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये है मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? गंगा का डेल्टा। गंगा के डेल्टा में मैंग्रोव वनों का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के लोकेशन के अकॉर्डिंग पूर्व से पश्चिम की और सही क्रम में जमाना है। इसी क्रम में हम लोग यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले इसको पूर्व से पश्चिम की ओर जमाना है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये सारी की सारी जो रिफाइनरीज हैं
ये असम की रिफाइनरी है। कहां की है? असम राज्य की रिफाइनरियां हैं। इन रिफाइनरीज के अंदर सबसे पूर्व में है डिगबोई, डिगबोई के पश्चिम में है नुमलीपाल या नुमालीगढ़, नुमालीगढ़। फिर आते हैं पश्चिम की ओर और इसके अंतर्गत आएंगे गुवाहाटी में, और गुवाहाटी से भी पश्चिम में स्थित है बोंगाईगांव। बोंगाईगांव। तो इस तरह से इसका उत्तर रहेगा डी ए सी बी। ठीक है, डी ए सी और बी। ठीक है, सारी ये रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरी असम के अंतर्गत है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। एक तरफ उत्पाद दिए गए हैं और दूसरी तरफ विश्व के कुल उत्पादन में भारत के स्थान के संबंध में बात की गई है। तो हम क्लास में कई बार बात करते हैं कि कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो इसमें भारत चीन के बाद में कॉटन इंडस्ट्रीज में दूसरा स्थान रखता है। वहीं दुग्ध उत्पादन के संबंध में हम बात करते हैं कि जब से भारत में श्वेत क्रांति का दौर आया, श्वेत क्रांति के पश्चात भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व के अंदर पहले स्थान पर आ चुका है। उसी तरह से यदि हम दवाइयों के निर्माण के संबंध में, जिसको हम फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं, इस संदर्भ में देश का तीसरा स्थान है, जबकि मांस उत्पादन में देश विश्व में 8वें स्थान पर रहता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले दुग्ध उत्पादन को आप मिलान कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन में पहला और कपास और रेशम के उत्पादन में दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स में तीसरा, जबकि मांस उत्पादन में 8वां स्थान है। तो इसके अनुसार आपका इसमें सही उत्तर होगा सी डी बी ए, सी डी बी ए। अगर आपने यहां से कपास से भी उत्तर को निकाला है तब भी इसका उत्तर सही मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक, राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल रहेंगे, 9 सवाल हैं। इसमें हम यहां बात करते हैं निम्न में से कौन सी एक बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है। देखिए बेड़च की बात करते हैं तो बेड़च बनास के दाहिनी ओर से आकर मिलती हैं, बेड़च। ठीक है, बाकी की इसकी सारी की सारी सहायक नदियां बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, जिसमें हम कोठारी की बात करें, खारी की बात करें, डाई की बात करें, ये सारी की सारी बाईं ओर की नदियां हैं। तो बेड़च दाहिनी ओर की सहायक नदी है। ओके, एंड नेक्स्ट है धोकड़ा, पलास, तेंदू, सेमल आदि वृक्ष। पलास और धोकड़ा पतझड़ वनस्पति के प्रमुख उदाहरण हैं और इसी के अंतर्गत हम इन उदाहरणों की बात करें तो आप इसको देख सकते हैं कि ये मिश्रित पतझड़ वन के बेहतर उदाहरण हैं। ठीक है, धोकड़ा प्रकार। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित सवाल है। राज 171 और मोती, ये दोनों ही किस्म बाजरा की किस्में हैं, बाजरा। नेक्स्ट है अरावली पर्वत के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से आप लोगों को पहचानना है असत्य कथन को। इसकी तुलना यूएसए के रॉकीज माउंटेन से नहीं है, क्योंकि रॉकीज माउंटेन एक नवीन वलित पर्वतमाला है जो हिमालय के समकालीन है। आपको क्लास में बहुत बार इस संबंध में बताया गया है कि ये यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला से इसकी तुलना की गई है। किससे? अपलेशियन से। तो उत्तर हमें इसमें पहले कथन से ही प्राप्त हो चुका। इसके बाद में इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, सही बात है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है, बिल्कुल सही बात है, और विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से भी एक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में राजस्थान जलवायु को लेकर सवाल पूछा गया है। राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा को लेकर प्रश्न है। इसके अंतर्गत हमें यहां पहचानना है कि ये कहां से गुजरती है। तो जनरली हम लोग इस वर्षा रेखा के संदर्भ में जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि ये राजस्थान को 2 समान भाग में बांटने वाली हैं। राजस्थान को 2 समान भाग में। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि ये अरावली के पश्चिम में होगी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर अरावली को मरुस्थल से अलग करती हैं। तो इससे आप स्पष्ट रूप से उत्तर निकाल सकते हैं कि इसमें चाहे वो अजमेर की बात करें तो अजमेर का वर्षा का औसत है वो राजस्थान के लगभग समान है, यानी कि 57.5 के करीब है। सिरोही का भी ज़्यादा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब भीलवाड़ा ये भी नहीं हो सकता। दौसा
आ गया साथ में, ये भी नहीं हो सकता, तो इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि सीकर, नागौर और जालोर से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट है सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स। सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स कहरानी भिवाड़ी के अंदर है, जो कि फ्रांस का उपक्रम है। आपको विदेशी उपक्रम के रूप में इसको लिखवाया था, फ्रांस का उपक्रम जो कहरानी भिवाड़ी में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग करना है। एक तरफ है पर्यटन स्थल और दूसरी तरफ है इसकी लोकेशन। इसमें आप देखें तो देलवाड़ा के जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाए गए माउंट आबू में अपने आप में एक स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है। नाकोड़ा जी के जैन मंदिर बालोतरा में नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा भैरव का मंदिर, रामेश्वर धाम जो कि जो बनास, सीप और चंबल का त्रिवेणी संगम है, और त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा के अंदर है, जिसको कई बार क्लास में हम बताते हैं कि ये माता का मंदिर वसुंधरा राजे तत्कालीन से जो हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनकी आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट है पशुधन से संबंधित सवाल है, और पशुधन से संबंधित किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन और अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं, और अधिकांशतः बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालोर यानी सांचौर यानी जालोर में। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका उत्तर रहेगा कांकरेज नस्ल की गायें इसके लिए बेहतर मानी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। यदि हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हालांकि इन्होंने इसमें से पूछा है, बाकी राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जयपुर में है, लेकिन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, और हम इसे पढ़ते हैं कि कोटा के अंदर इसका सर्वाधिक प्रतिशत है जो कि लगभग 60% है। दूसरे स्थान पर आता है जयपुर, और तीसरे स्थान पर आता है अजमेर, फिर चौथे पर आता है जोधपुर। तो इस प्रकार से हम यहां पर पढ़ते हैं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के अकॉर्डिंग यहां तीसरे स्थान पर अजमेर है, और इसके अनुसार कहें तो सर्वाधिक कौन सा है, अजमेर है, जोधपुर इसके बाद में आता है। ओके। नेक्स्ट ये हो गया आपके ज्योग्राफी के 21 प्रश्नों का सॉल्यूशन कंप्लीट। फिर एसएसटी के पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बात करना चाहेंगे आज आरपीएससी जो सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो हुआ है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। हालांकि फर्स्ट पेपर सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए सक्सेस पॉइंट में मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो मैंने एक बुक भी निकाली थी पॉलिटिकल साइंस की, स्पेशल सेकेंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो हालांकि किताब का रेफरेंस लेके हम अलग एक वीडियो में बताएंगे कि चारों पेपर जब हो जाएंगे ABCD तो बताएंगे कि पेपर अपनी बुक का क्या रहा रिव्यू, उसका अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा और अपने पॉलिटी विद जसकरण चारण वहाँ से डालूंगा। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सिर्फ पेपर के आंसर की बात करेंगे, पेपर के लेवल की बात करेंगे, विशेष पॉलिटी के प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का था। जैसा मैं हर बार आपको बताता हूं कि आरपीसी पॉलिटिकल के प्रश्नों का ट्रेंड काफ़ी कुछ बदला हुआ है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है 1919 के अधिनियम में भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों में से सही कूट को चुनना है अपने को। तो आप लोग ध्यान में रखें, यह मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया, जिन्होंने जो ब्रिटिश राज्य के सचिव और वायसराय पद पे थे। ये बिल्कुल सही बात है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड इसीलिए इसको कहते हैं। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। देखो, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि कांग्रेस अगर इसे अस्वीकार करती तो इस अधिनियम के तहत आगे होने वाले इलेक्शन वगैरह में भाग नहीं लेती। तो
तो इसको अस्वीकार नहीं किया, आंशिक रूप से इसको स्वीकार किया, तो ये बात ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया, ये बात ठीक है। और इसके 10 वर्ष बाद इसके रिव्यू की बात थी, ये भी ठीक है। इसीलिए फिर हमने देखा कि साइमन कमीशन आता है। तो एग्जैक्टली सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक कथन जो है वो गलत है। ये सही हो गया, सी डी राइट उत्तर हो जाएगा, ए सी टी। तो अधिनियम वाला हमने अच्छे से अधिनियम डाला था। हालांकि कुछ प्रश्न होते हैं कॉन्सेप्चुअल जो आपकी समझ के आधार पे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप लोग देखते तो प्रश्न ठीक हो सकता था, लेवल अच्छा था प्रश्न का। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य बना दी गई? हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 368(4) के तहत, जो ये बात कहता है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होता है। तो ये इंदिरा गांधी के समय 24वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से इस बात को जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या है? बाध्यकारी है। तो आप लोग ध्यान में रखें अच्छे से। आर्टिकल 368 3 और 4 दोनों क्लॉज अगर आप लोग देखेंगे तो यही बात करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल की। तो ये अच्छे से पुस्तक में हमने दिया था 1935 का अधिनियम। हालांकि ये टॉपिक गणपत जी सर ने पढ़ाया था क्लास में ऑफलाइन में, लेकिन पुस्तक के अंदर हमने उसमें डाले थे अच्छे से। और 6 राज्य थे अगर हम लोग बात करें, उसमें सही क्रम की बात करें तो बिहार, बंगाल और बॉम्बे 3 एग्जैक्टली ये थे। और असम, एक यूपी और मद्रास, असम, यूपी, मद्रास। तो 3 राज्य असम, यूपी, मद्रास। तो ऐसा कोई अगर बॉम्बे आप लोग देखिए इसमें है एक तो, और एक इसमें है, लेकिन इसमें उड़ीसा है जो शामिल नहीं है, सिंध शामिल नहीं है, सिंध नहीं है। राइट उत्तर ये हो जाएगा। बॉम्बे, बंगाल, बिहार, असम, यूपी और मद्रास 6 ऐसे राज्य थे जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। स्पष्ट रूप से पुस्तक में हमने अच्छे से लिखा है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो। फिर एक प्रश्न है कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? ये हम बहुत बार पढ़ते हैं, इसका संघवाद से कोई लेना देना नहीं है, पंथ निरपेक्ष से नहीं है। हम कहते हैं भारत गण राज्य है, क्योंकि भारत की राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है तो वो गण राज्य, गणतंत्र होगा। तो राष्ट्रपति, इसका मतलब राष्ट्रपति अनुवंशी, क्या आपने वंशानुगत रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए ये 3 नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। फिर आप लोग अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित धन विधेयक, गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार नहीं देता? तो हालांकि ये सारी बातें क्लियरली आर्टिकल 111 में है, तो उत्तर भी इसका यही होगा कि पुनर्विचार विधेयक का किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक का पुनर्विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है। तो राइट उत्तर 3 नंबर 111। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकारों को संशोधन की शक्ति के दायरे बांध तो इस संबंध। ये कहने का मतलब ये है कि प्रश्न पूछना चाहते हैं कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, उसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। देखिए, मुझे जहां तक लगता है, मैंने बेयर एक्ट भी देखा, इस प्रश्न का मैं उत्तर मानता हूं शंकरी प्रसाद, लेकिन इसका उत्तर सज्जन सिंह बनाम राजेश संघ वाला ये भी हो सकता है, क्योंकि सज्जन सिंह केस में स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि शंकरी प्रसाद केस जो है वो बिल्कुल उसको ही हम वापस रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन में डिस्प्यूट रेंसेंट है, और आप लोग बेयर एक्ट अगर देखेंगे, मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर आर्टिकल 13 के पीछे दिया हुआ है तो उसमें स्पष्ट लिखा है। पहले शंकरी प्रसाद में तो ये लाइन लिखी गई है, मैं शंकरी प्रसाद को ठीक मानता हूं कि उत्तर इसका होगा, लेकिन सज्जन सिंह केस में इसको वापस पुनरावृत्ति हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्यूट उत्तर सज्जन सिंह भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे प्राथमिक तौर पे देखें तो शंकरी प्रसाद का होगा। इसके बाद में देखिए, संविधान संशोधन
1976 के द्वारा संविधान संशोधन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को बहुत अच्छे से नीति निर्देशक तत्वों के बाद में लिखवाता हूँ कि कौन से संशोधन में कौन से जोड़े गए। आप एक कुछ नहीं 43B को सहकारी समिति को आप निकाल ही सकते थे, 97 संविधान संशोधन द्वारा है, तो अगर इसको निकाल दिया जाए तो मोस्टली उत्तर के करीब हम पहुंच सकते हैं। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। 46 का ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल 46 ही आर्टिकल है। उत्तर 1 और 4 हो जाएगा आपके 4 नंबर। तो एग्जैक्टली हमने दे रखा है। मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो अपनी सेकेंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की पुस्तक है उसका रिव्यू में लेके आऊँगा जब चारों पेपर आपके हो जाएंगे, ABCD चारों ग्रुप के पेपर होंगे। उसके बाद में मैं विथ प्रूफ लाऊंगा कि पॉलिटिकल साइंस के 25 प्रश्न लगभग इसमें 25-26 पूछे गए। उसमें प्रत्येक आज की तो मैं बात कर देता हूँ, आगे क्या तो देखो पता नहीं, लेकिन आज 20+ प्रश्न अपनी पुस्तक में एज इट आपको मिल रहे हैं। और उसका मैं विथ प्रूफ वीडियो रिकॉर्ड करूंगा पॉलिटी विथ जसकरण सारण चैनल पे, तो आप लोग उस पर जरूर देखना। राइट उत्तर 4 नंबर। फिर एक प्रश्न था प्रधानमंत्रियों को और उप प्रधानमंत्रियों की, ये वैसे सिंपल सा प्रश्न था, अगर आप लोगों को अच्छे से याद है तो इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई एग्जैक्टली ठीक है, मोरारजी देसाई के समय चौधरी चरण सिंह ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के समय वल्लभ भाई पटेल ठीक है, लेकिन चरण सिंह के समय यशवंत राव चौहान करके थे, न कि देवीलाल। तो एग्जैक्टली 2 नंबर जो है वो गलत है। देवीलाल उप प्रधानमंत्री तो थे लेकिन चौधरी चरण सिंह के समय नहीं थे, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए। बाद में VP सिंह चंद्रशेखर के समय रहे, पहले VP सिंह के समय भी देवीलाल थे, फिर चंद्रशेखर के समय थे। तो गलत का पूछा है, गलत हो जाएगा 2 नंबर। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के लिए, ये स्पष्ट तौर पे हम बताते हैं 2 बातें, इसमें 3 राज्यों का उल्लेख नहीं है, न इसमें है, आप लोगों को क्लियर बता दूं। और यदि कोई दल कम से कम 4 या अलग अलग राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें जीतता हो, यदि कोई दल, हाँ ये एग्जैक्टली ठीक है, कोई दल कम से कम 4 और 4 लोकसभा में 4% सीटें नहीं 2% सीटें, तो ये एग्जैक्टली ठीक हो जाएगा। राइट उत्तर 3 नंबर। 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में हुई सीमा तय करने की इच्छा से समझौते के कौन सा द्वीप एक दिया गया? ये कच्चा तीवी द्वीप है। बहुत अच्छे से इंदिरा गांधी को पढ़ते उस समय पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी और श्रीमती भंडार नायके का जो समझौता हुआ 1974 का, उसमें ये दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से फीकी ऑल इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स? ये प्रश्न थोड़ा कठिन था, हालांकि अपने दबाव समूह में पढ़े तो थे, फीकी को पढ़ा था, लेकिन इसमें फीकी के अंदर ही कौन से संबंध संगठन है, मैंने अपनी पुस्तक में तो नहीं था, लेकिन इसका उत्तर ऑनलाइन मैंने देखा तो ये तीनों संगठन आते हैं, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो राइट उत्तर इसका ABC होगा, हालांकि अपने कंटेंट से ये क्वेश्चन बाहर है। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत, गुट निरपेक्षता को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बेलग्रेड के अंदर 1961 में स्थापित हुआ, और जिसमें हमने पढ़ा कि इसका उद्देश्य, देखिए आप इसमें कॉमन सेंस लगाते कि विदेश नीति की स्वतंत्रता के लिए ही ये गुट निरपेक्ष हुआ, विश्व मामलों के प्रति तटस्थ नहीं। जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हम विश्व के मामलों में, विश्व की प्रवृत्तियों में, विश्व की घटनाओं में कदापि भी तटस्थ नहीं रहेंगे। हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, नहीं तो फिर गुट निरपेक्षता मतलब गुट निरपेक्ष तटस्थता नहीं है। तो उत्तर तो यही होगा आपका, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शक्ति गुटों के प्रति अप्रतिबद्धता, बिल्कुल अप्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता नहीं रखेंगे, किसी गुट के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी हमारी। एग्जैक्टली 2 नंबर आंसर। ब्रिक्स के बारे में देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ये करंट से रिलेटेड है, हालांकि आपके जो प्रवृत्तियां हैं अपने वैश्वीकरण के दौर में प्रवृत्तियां, उसमें कोई क्वेश्चन डाला है, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस जैसा लगता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 की थीम अधिक समावेशी संपोषित वैश्विक दर्शन, ठीक है। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स आयोजित किया, ये भी ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय दृष्टिकोण, अब देखो ब्रिक्स 21 नहीं है, यहाँ पे 21 की जगह 15 है शब्द, तो ये बस मुझे लगता है माइनर मिस्टेक के कारण आंसर नंबर 3 आएगा। इस महासभा के एक प्रश्न, इसका आप लोगों ने देख लिया, ब्रिक्स का ब्राजील 1 जनवरी 2025 से अध्यक्षता ग्रहण की, ये ठीक बात है।
इस महासभा के समक्ष में अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने ये वक्तव्य दिया? हालांकि ऐसे वक्तव्य मैं आपको बता देता हूं कि बहुत कम आपको कंटेंट में मिलते हैं तो भी चीज़ें बहुत सी याद नहीं होती हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आप आइडिया लगा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार इस प्रकार की प्रतिबद्धता की बात करने वाला व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर इसका 4 माना जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक कौन तय करता है? तो राज्यपाल की महाधिवक्ता की नियुक्ति भी ये करता है राज्यपाल। तो ये प्रसाद पर्यंत भी रहता है राज्यपाल के प्रति। और ये हम अच्छे से लिखते हैं राजस्थान की पॉलिटी में, जहाँ भी हमने पढ़ाई है नोट्स आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, कहीं पे भी लिखी। मैं तो कहता हूँ रीट में भी मैं महाधिवक्ता को उसमें पढ़ाता हूँ, तो कहता हूँ कि राज्यपाल ही इसका पारिश्रमिक तय करेगा। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक प्रश्न अच्छा था कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रहे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। शायद ये प्रश्न मेरे से पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। और ऐसा सारी बातें थी हीरालाल देवपुरा के बारे में। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों के बारे में, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद तय करती नहीं, विधान मंडल तय करता है। हम लोग पढ़ते हैं विधान मंडल तय करेगा। तो आर्टिकल 195 हमने अच्छे से पढ़ा है। विधानमंडल, अगर विधानमंडल तय नहीं करेगा तो दूसरी अनुसूची। और फिर ये बात है कि विधानमंडल ने वेतन भत्ते पहली बार तय किए 1956, इससे पूर्व दूसरी अनुसूची में उल्लेख था। ये बात ठीक है। 1 गलत 2 सही, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित नहीं, बजट निर्माण नहीं, सचिवालय भवन निर्माण नहीं, ये सेल सिस्टम की समीक्षा के लिए थी। तो आप लोग अच्छे से देखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पदावधि के संबंध में, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गलत बात है। राष्ट्रपति अध्यक्ष की नियुक्ति अभी आपको पता है कि राज्यपाल ने की है। और राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष को हटा नहीं सकता, वो निलंबित कर सकता, गलत बात। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष तक, ये भी गलत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान राज्यपाल द्वारा की जाती है, एग्जैक्टली सही, ठीक। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर? देखो ऐसे प्रश्न हालांकि समितियों की कम आते हैं, लेकिन आए तो भी हम इतना एग्जैक्टली नहीं देख पाते हैं। अभी मैंने समितियों के जब देखे नियम, तो उसमें कार्य सलाहकार समिति का ठीक माना गया उत्तर। 1 नंबर मानता हूँ इसका उत्तर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार का आयोग जनवरी 1900 सही अपने को बताना है। क्रियाशील हुआ नहीं, जुलाई में। प्रारंभ में एक अध्यक्ष 6 सदस्य नहीं। आयोग की अपनी जांच एजेंसी जिसका न्यूनतम पुलिस ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अपने पुलिस, ये ठीक है, आईजी इसके होते हैं, अच्छे से हमने लिखवाया भी है। 3 नंबर ठीक हो जाएगा। ग्राम पंचायत नियोजन समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। 1 नंबर राइट है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में संकल्प की बात की गई है? देखो 69 एक विधान परिषद के संकल्प की बात करता है, और 178 कहता है विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की संकल्प लाया जाएगा, और 4 आर्टिकल बाद विधान परिषद के सभापति की बात करता है। तो विधान परिषद सभापति की बात करता है, तो तीनों राइट हो जाएंगे। काफी क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, बिल्कुल इजी पेपर नहीं कह सकते हैं। कई लोग 4-5 प्रश्नों को देख के कहते हैं बहुत आसान था, हालांकि परीक्षा हॉल के अंदर इन प्रश्नों को सही करना बड़ा मुश्किल काम है, मैं बताता हूं। तो ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के थे। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने से संबंधित नियुक्ति पुनर्जा किसने पढ़ी? तो कई लोग चंचल मिश्रा का बता रहे, लेकिन मैंने तो अभी देखा है, पढ़ा था बीच में कि राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने ये पढ़ी है। तो एग्जैक्टली 4 नंबर उत्तर होगा सुधांशु पंत। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लगभग 25-26 क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करवाए।
इसमें से अगर हम लोग देखें लिटरली तो पाएंगे कि 15 क्वेश्चन, अगर आप लोग इसमें 15-16 क्वेश्चन करते हैं तो मैं अच्छा स्कोर इसमें मानता हूँ। पेपर इजी आपको आज लगेगा, मैं कहता हूँ 5-7 दिन भी लग सकता है। आरपीएससी के आंसर की तक बहुत आसान लगेगा, लेकिन इतना पेपर आसान नहीं था, मॉडरेट था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर था, बहुत कठिन भी नहीं था। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 60% के लगभग आप जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा। 15 के आसपास अगर आप लोग पॉलिटी के प्रश्न सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छे स्कोर में हैं आप लोग, 22, 23, 24 प्रश्नों में से। बाकी मैं विस्तार से वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊँगा अपनी पुस्तक के बारे में कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए, कंटेंट के बारे में। तो बुक की अपन रिव्यू करेंगे जब चारों पेपर जनरल नॉलेज वाले हो जाएंगे उसके बाद। बाकी आप लोग मस्त रहें, अच्छे से रहें, जो पेपर जैसा गया आप अच्छा ही गया हैं, अच्छे से आगे तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक का प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें राजस्थान इतिहास से संबंधित आधुनिक राजस्थान इतिहास का अध्ययन मैंने करवाया था और सभ्यता से संबंधित पढ़ाया था। तो सभ्यता काल और आधुनिक राजस्थान से संबंधित प्रश्नोत्तर को हम हल करते हैं। अधिकतर सवाल मुझे लगता है कि सीधे पूछे हैं, सामान्य पूछे हैं, और पूरे देखें अगर मिडाइल को लेकर के भी तो बड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लगभग इसमें 13 सवाल है और 13 सवालों में मुझे लगता है कि आपने अगर पढ़ा है ढंग से तो 13 के 13 ही कर आ गए होंगे, नहीं तो 11 से 12 तक स्कोर आराम से पहुंच जाएगा आपका, और ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो हम आज का सॉल्यूशन करते प्रारंभ। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल नहीं है। अगर हम आहड़ की बात करें तो ये आहड़ बनास नदी के किनारे, बनास की सहायक नदी है बेड़च, जिसको आयड़ नदी भी कहते हैं, इस नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल मिला है। चूंकि ये बनास की सहायक नदियां हैं तो इस सभी को मिला करके बनास संस्कृति कहते हैं। साथ ही साथ नदियों के हिसाब से कहे तो भी प्रॉपर नहीं है। इन सारी सभ्यता स्थलों से एक ही तरह के, एक ही प्रकार के उपकरण मिले हैं, एक ही तरीके की वहां पर उत्खनन में चीजें मिली है, एक ही तरीके के मकान मिले हैं। ऐसी कई विशेषताएं जो एक साथ मिलती है, इस कारण इस सभ्यता स्थलों वाली संस्कृति को आहड़ बनास संस्कृति कहा जाता है। यूं अगर देखें तो गिलुंड है, यह भी बनास के किनारे आता है। बागोर है, यह भी इसके सहायक नदी है कोठारी, उसके किनारे आता है। ओजियाना जो है ये भी बनास संस्कृति का पार्ट है, लेकिन ये पहाड़ पर आया हुआ है। और बालाथल ये भी बनास संस्कृति का पार्ट है। लेकिन गिलोंड, ओजियाना और बालाथल, इनमें तीनों में समानता वाले उत्खनन में स्रोत मिले हैं। सब जगह पर एक जैसी समानता लिए हुए। लेकिन ये जो बागोर, जो भीलवाड़ा का स्थल है, यहाँ पर अधिकतर मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले। तो इसमें आपका उत्तर सही जो रहेगा वो रहेगा बागोर। निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल नहीं है, तो उत्तर सही हो जाएगा आपका बागोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का पुरा स्थल है? अगर चित्रित धूसर मृदभांड की बात करें, स्लेटी रंग के कहां पर मृदभांड मिले, इन विशेषताओं को अगर जोड़ते हैं तो ये उत्तर वैदिक कालीन, महाभारत कालीन समय के ऐसे मृदभांड मिले हैं। और इस प्रकार के प्रमाणों को अगर हम जोड़ते हैं तो इस प्रकार के मृदभांड जो है वो हमें बेराट से मिले। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा बेराट। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? सैडलर, पॉलिटिकल एजेंट मैकफर्सन, निक्सन, मैकमेसन। कोटा रेजिडेंसी में जब हमला किया गया था तो कोटा में 1857 की क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो इस दौरान एक तो मेजर बर्टन की हत्या की गई थी, साथ में सैडलर और कांटम, दो डॉक्टर थे, उनकी हत्या की गई थी। और साथ ही मेजर बर्टन के दो पुत्र थे, आर्थर और फ्रैंक, इनकी हत्या की गई थी। हम जितने भी स्रोत पढ़ते हैं उनमें इन्हीं का नाम आता है, और इनमें चर्चित जो नाम है वो आप सब जानते हो, सैडलर की हत्या की गई थी।
अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? जमनालाल बजाज के नेतृत्व में पहली बार जब जयपुर प्रजामंडल ने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जब हुई थी तो वो सामाजिक कार्य करने के लिए हुई थी। बाद में पहला अधिवेशन होता है जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, और उसी दौरान राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। जो ही प्रजामंडल की गतिविधियां प्रारंभ होती है इस सम्मेलन के बाद में, तो प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और इस दौरान प्रजामंडल का मुख्यालय जो है आगरा किया जाता है, क्योंकि जयपुर में प्रतिबंधित होने के बाद इसका संचालन आगरा से किया गया था। आगरा में मुख्यालय करके जमनालाल बजाज के नेतृत्व में लंबा आंदोलन चला था। इसके लिए संघर्ष जो किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, जो जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। उत्तर सही हो जाएगा जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? वृहत राजस्थान जो है 30 मार्च को बन चुका था। वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन है 30 मार्च, जिसको हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन यहां पूछा है हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो आप सबको पता है मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो पहले हो चुका था, लेकिन मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय नहीं हुआ था तब तक। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय होता है 5वें चरण में, यानी कि 15 मई को। तब ये बनता है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। 15 मई संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बनता है, उद्घाटन होता है, तब इसको संयुक्त बृहत्तर राजस्थान कहते हैं। लेकिन मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय 10 मई को हुआ था। विलय जो किया गया था, सहमति जो दी गई थी वो 10 मई को दी गई थी, और 10 मई 1949 को मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कर दिया गया था। और जब विलय किया गया था तब मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, उनको हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, शोभाराम कुमावत को। हालांकि ये सीधा सवाल है, लेकिन मैं आगे के लिए समझा रहा हूं कि आप कहोगे संयुक्त बृहत्तर था, तो इसको समझाने के लिए शोभाराम कुमावत, जो उस समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, इनको हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, बाबू शोभाराम। इसका मतलब यह है कि 10 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय हुआ था, तब बृहत राजस्थान में हुआ था। सवाल बिल्कुल सही है कि बृहत राजस्थान में जब शामिल किया गया था मत्स्य संघ को, जब हीरालाल शास्त्री इसके मुख्यमंत्री थे, तब किसको शामिल मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? तो मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत को इसमें शामिल किया गया था। सीधे तौर पर आप उत्तर निकाल दोगे, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है, और उसके साथ ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बाद में आंदोलन चलता है, और रघुवर दयाल गोयल जब बीकानेर प्रजामंडल का नेतृत्व संभालने के लिए आते हैं, तो उस दौरान इसके ऊपर प्रतिबंध होने के कारण रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में 1942 में रघुवर दयाल गोयल, प्रसिद्ध वकील उस समय के, इनके नेतृत्व में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। उत्तर सही हो जाएगा आपका 1942। अगला प्रश्न है सीधा सा, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? ये लोकप्रिय सवाल है, कई बार आया है और आप सबको आता है, यहाँ कोई गलती नहीं करेंगे। मेवाड़ पुकार, ये थे आधुनिक राजस्थान से संबंधित प्रश्नोत्तर। चलते चलते एक मिडाइवल का सवाल आया, हालांकि सीधा सवाल था, मैं उसकी भी बात करके जाऊंगा क्योंकि ये भी मेरे हिस्से का है, लेकिन उस दौरान मैंने नहीं पढ़ाया था, बाबूदान जी ने पढ़ाया था यहाँ पर, तो उन्होंने सॉल्यूशन कराया संस्कृति के साथ में, आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक सवाल आया है रानीसर की लड़ाई। तो रानीसर की लड़ाई को अगर उस संदर्भ में देखें, ऑप्शंस के संदर्भ में, तो आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा राज सिंह और चंद्रसेन। अगर इनका कार्यकाल देखोगे तो आपका उत्तर सीधा ही चंद्रसेन निकल जाएगा, क्योंकि 1565 की बात कर रहे हैं, तब राणा संग्राम सिंह नहीं थे, 1565 के समय राज सिंह भी नहीं थे, महाराणा प्रताप उस समय थे, लेकिन उस समय तक उनको राजगद्दी मिलेगी ये भी तय नहीं था, क्योंकि पहले से ही तय चल रहा था उदय सिंह के मन में
क्योंकि उस समय तक महाराणा प्रताप को महलों से बाहर रखा गया था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद वहां के सामंतों ने विशेष तौर पर जगमाल को राजगद्दी से हटाकर प्रताप को राजगद्दी पर बैठाया था। तो 1565 तक प्रताप भी लाइट में नहीं थे। पर यह रानीसर की लड़ाई भी कहीं बड़े तौर पर इतिहास में दिखाई नहीं गई। एक्चुअली चंद्रसेन जब जोधपुर उनको शासक बनाया गया मालदेव की मृत्यु के बाद 62 में, तो उनके भाई उनसे नाराज थे और उनमें से राम जो चला गया था अकबर के दरबार में, तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 में जोधपुर पर चढ़ाई की जाती है और यह घेरा लंबा चलता है। इस दौरान 1565 तक यह लड़ाई चलती है, संघर्ष चलता है लंबा, फिर रसद खत्म हो जाती है और यह जोधपुर की ख्यात में इस तरीके की वार्ता है। कहीं पर इतिहास में रानीसर की लड़ाई बड़ी लड़ाई नहीं दिखाई गई, लेकिन यह रानीसर की प्रोड़ है जोधपुर के किले में। उस प्रोड़ के रास्ते हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मुगलों ने जोधपुर के किले में प्रवेश किया था, तो इसको रानीसर की लड़ाई कहा जाता है। ये चंद्रसेन के समय लड़ी गई थी। क्योंकि संदर्भ इसलिए याद रखना है, आज आपने सही कर दिया होगा और यह सवाल लोकप्रिय बन जाएगा, तो आगे आने वाले एग्जाम में इसको अलग तरीके से पूछा जाएगा, जिस तरीके से करमचंद पंवार के बारे में पूछा गया था। करमचंद पंवार को जो जागीर दी गई थी वो राणा संग्राम सिंह ने दी थी। यही सवाल पहले अलग रूप में पूछा गया है, तो सवाल रिपीट होते हैं। जो विशेष सवाल है उसके संदर्भ में आपको सबको देखना है। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूं कि इतिहास में आपने बहुत बढ़िया किया होगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट। हम बात कर रहे हैं कि आज जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए गए और मैं ये कहूं कि बहुत ही स्तर के प्रश्न थे, जिनको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अटेंशन के साथ समझना था। काफ़ी प्रश्न है जो हुबहू आए हैं, जो हमने क्लासरूम में लिखाए थे वो खूबू आए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। अब आपने उस सिद्धांत को ध्यान में रखकर, लैंग्वेज को ध्यान में रखकर अगर समझा है तो वो सही हुआ है, वरना हो सकता है आपका गलत हो गया हो। तो बढ़ते हैं आगे और इन प्रश्नों को समझते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। सबसे पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, देखिए किसकी बात कर रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। जो पहला है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसका क्षेत्र, विशेषताएं, उसी में से इसने सवाल उठाए कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वृद्धि और विकास, देखो यहां से सवाल, वृद्धि और विकास को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? सीखने की परिस्थितियां, वातावरण, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता। तो हमने सबसे पहले एक लिंडग्रेन के अनुसार प्रकार पढ़े थे और एक दूसरा ऑल सभी के अनुसार माने तो कौन कौन से प्रकार हैं। तो आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमने कहा था अधिगमकर्ता कह दें, लर्नर कह दें, बालक कह दें, स्टूडेंट कह दें। उसको जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएगी जो कि उस स्टूडेंट के इर्द गिर्द है। यानी अधिगमकर्ता या लर्नर जो है उसका विकास, उसकी विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक, मानसिक, संवेगात्मक, सारी अवस्थाएं जो बालक से रिलेटेड है, उन सभी अवस्थाओं का वर्णन करना। तो सीधी सी बात है कि यहीं हमारा जवाब मिल गया हमें कि वृद्धि और विकास जो है वो मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? अधिगमकर्ता के अंतर्गत आता है। यानी आप अधिगमकर्ता को समझें कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस अवस्था से अगली अवस्था में किस प्रकार उसकी वृद्धि और किस प्रकार से विकास हुआ है। इसको जब टीचर समझेगा तभी उसको सही ढंग से कार्य सिखा सकता है और उसको उपयोग ले सकता है। इसका मतलब ये जो बिंदु मुख्य रूप से क्षेत्र आता है वो आता है अधिगमकर्ता या लर्नर। तो सीधा सा क्लियर, बिल्कुल हम बारीकी से एक का मतलब भी समझेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि बिल्कुल ये उत्तर सही होना चाहिए। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ये बेसिक सवाल है, एक सिंपल। विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में या पाठ्यचर्या के निर्माण में। नीचे इसने कूट दिए हैं कि इसका उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो चारों विकल्प बताए गए हैं ये चारों विकल्प बिल्कुल सही है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ए, बी, सी और डी जो है वो सभी सही है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान पूरी विकासात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझता है, प्रभावी शिक्षण विधियां बच्चे के स्तर आयु को ध्यान में रखकर ली जानी चाहिए और पाठ्यचर्या का निर्माण भी जो है संपूर्ण से अंश की ओर चलता है। इसका मतलब इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए ये चारों विकल्प सही होंगे। यानी 3 नंबर जो हमारा विकल्प है वो सही होगा। अगला प्रश्न आया कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषताएं हैं?
हमने चरण पढ़े थे 3 और उसमें अवस्थाएं पढ़ी थी 6। यानी कौन सी स्टेज की बात कर रहा है? यहां इसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, ये बात कर रहा है सेल्फ सर्विंग। हमने एक अवस्था पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, अकेंद्रितावाद, या हमने कहा था आत्म केंद्रितावाद, या हमने कहा था यांत्रिक सापेक्ष, यांत्रिक सापेक्ष, बराबर की वस्तुओं का आदान प्रदान करना। तो हमने कहा था कि जो फर्स्ट स्तर है, उस फर्स्ट स्तर में जो दूसरी अवस्था है, उस दूसरी अवस्था में अकेंद्रित, स्वयं केंद्रित, आत्म केंद्रित, तो ये वर्ड आ गया सेम, आत्म परिपूरक, खुद पर आधारित व्यवहार करना और बराबर की वस्तुओं का आदान प्रदान करना, और वो व्यवहार करना जिससे उसको खुशी मिले, आनंद मिले, उसके लिए वही सही है। तो सीधा सा है, इसने उत्तर यहां देख लो, ये सेम यांत्रिक सापेक्षता, इंस्ट्रूमेंटल, ये हमने स्पेशल लिखा भी था। और उस अवस्था के अंदर सेकंड अवस्था है अकेंद्रिता, आत्मकेंद्रिता, यांत्रिक सापेक्षता और ये इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव व्यवहार। तब हमने कहा था यांत्रिक सापेक्ष जो अवस्था है, खुद पर केंद्रित, आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिज्म की बात है। तो सीधा सा हमारा उत्तर हो गया साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुक्तीकरण। थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखें तो बिल्कुल प्रश्न सही पूछा है। अब बढ़िया सवाल आया, थोड़ा सा 2 कथन दिए गए हैं। एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक सक्रिया का बोध करते हैं। पहला कथन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था है, उस तीसरी अवस्था की बात कर रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क संभव कब होंगे? जब बालक सक्रिया का बोध करते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल। सक्रिया का मतलब साइकोलॉजी में जीन पियाजे के अनुसार क्या है? सक्रिया यानी ऑपरेशन, और सक्रिया का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं जिसके अनुसार वो अपने आप को बदलता है। तो मानसिक प्रक्रियाएं कौन सी? तर्क करना, चिंतन करना, विभेद करना, कल्पना करना, ये सारी समस्या समाधान, ये सारी क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं। तो इन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं को सक्रिया कहा जाता है। इसलिए इसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है कि धीरे धीरे बालक सक्रिया का बोध होता है, तब वह मूर्त तर्क को समझने लगता है। जब तक वो सक्रिया को नहीं समझेगा तब तक सामने चीजें उसको भी वो समझ नहीं पाएगा, अंतर नहीं कर पाएगा, प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाएगा। दूसरा शब्द है सक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करते हैं। तो यह कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, सक्रियाएं, अभी हमने बात की कि पियाजे ने जो बात की है वो सक्रियाओं को मानसिक प्रक्रियाओं से जोड़ा है। मानसिक प्रक्रियाएं, और मानसिक प्रक्रियाएं यहां तो ये सूचना की बात कर रहा है, यहां इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ सूचना तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सक्रिया यानी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उन मानसिक प्रक्रियाओं को समझते हुए अपने आप को बदलना, उसका अर्थ होता है सक्रिया। बल्कि इसने गलत अर्थ दे दिया कि नियमों का समुच्चय है, कोई नियमों का झुंड है। तो इसमें कोई अलग से नियम नहीं होते हैं और न ही सूचनाओं का एक विचार दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। इसका मतलब सीधा हमारा हो जाएगा 2 नंबर, ए सही है और आर गलत है। अगर जीन पियाजे और मनोविज्ञान की बात करें तो उसने इसी अर्थ में इसकी व्याख्या की है। बढ़ते हैं आगे। फिर आ गया पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है तथा भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लग जाती है। ये कॉमन सेंस का सवाल पूछा है। अगर आप थोड़ा सा अवस्थाओं और एज ग्रुप आपको याद है तो भी आप सही कर देते, क्योंकि जब आपने शुरुआत में हम बात करते हैं इंद्रिय, तो हमने कहा था 0 से 2 वर्ष, फिर वापस बात की प्री ऑपरेशनल 2 से 7, फिर मूर्त की बात की 7 से 11 और फिर औपचारिक यानी 11 से 15 या 18 तक। तो सिंपल आप सोचो कि बच्चा लगभग भाषा कब प्रारंभ कर देता है, तो सिंपल सा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा भाषा है, प्रतीकात्मक चिंतन है, सिंबल है, इसको समझने लगता है और विभिन्न प्रकार की सूचकता का विकास बच्चा कर लेता है। तो दूसरी अवस्था जो है वो मुख्य रूप से प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें सही ढंग से भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल बेसिक सवाल, समझ आधारित। शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवाद उपागम के अनुसार किस चरण में है? हमने कहा था 5E 7E 2 आते हैं रचनात्मकवाद या निर्मितवाद में। 5E में हम मुश्किल से ही हमने कहा है कि यहाँ देखो मानसिक तत्परता,
और अनुदेशन कार्यों पर समस्यात्मक परिस्थिति का वो खुद नाटकीकरण कर रहा है, यानी वह खुद तैयार है और तैयार होकर उसमें भागीदारी दे रहा है। इसका मतलब वो संलग्न होकर व्यवहार कर रहा है। तो इंगेज यानी जो संलग्न हो रहा है, संलग्न होकर व्यवहार कर रहा है और उसी ढंग से नाटकीकरण कर रहा है। इसका मतलब इसमें आपका आ जाएगा संलग्न करना, जो इंगेज की बात की है, क्योंकि 5 थे इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट और इवेल्यूट, जो हमने 5E के संदर्भ में पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? गैलेन, शेल्डन, आलपोर्ट, हिपोक्रेट्स। अब यहां अगर आपने कॉमन सेंस यूज किया है तो सीधा ये वर्ड कह रहा है जैव शारीरिक उपागम, जैव और शारीरिक, यानी सीधा सा है कि आलपोर्ट जो है, उस आलपोर्ट की अगर बात करें तो आलपोर्ट ने केवल और केवल किसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है? शील गुणों, या हम कहते हैं ट्रीट, या हम कहते हैं विशेषक। तो सीधा सा अलग हो जाता है आराम से। ये सीधा सा एक जानना है, इसका मतलब आलपोर्ट है, उसने शील गुणों को मुख्य भूमिका में रखते हुए इसका वर्णन किया है। बाकी सभी कहीं ना कहीं शारीरिक गुणों को लेते हैं, चाहे हिपोक्रेट्स है शारीरिक द्रव्यों की बात करते हैं और उसी द्रव्यों के आधार पर गैलन भी बात करते हैं, शेल्डन है उन्होंने भी शारीरिक संरचना की बात की है। तो सीधा सा अपने आप बच जाता है आलपोर्ट, क्योंकि आलपोर्ट ने शील गुणों और विशेषकों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया है, इसलिए ये इससे अलग हो गए हैं, सीधा सा बात है। अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है, इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है। बढ़िया सवाल आया है, समझने लायक सवाल आया है। इसको समझने के लिए आपको इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा सा देखना होगा। देखो, ए काइंड ऑफ लेटेंट लर्निंग, क्योंकि सुप्त आपको समझ में नहीं आएगा, लेटेंट लर्निंग। अब लेटेंट लर्निंग थोड़ा सा आपने बात किया तो अव्यक्त अधिगम की बात आ गई। अव्यक्त अधिगम, अव्यक्त अधिगम किसने दिया? टॉलमैन ने। टॉलमैन ने क्या कहा है कि व्यक्ति है वह अधिगम करना सीख जाता है, लेकिन उसे व्यक्त नहीं करता जब तक कि उसे सही प्रकार से पुनर्बलन नहीं मिले, तब तक उसको व्यक्त नहीं करता। ये थी लेटेंट लर्निंग। तो इसने लेटेंट लर्निंग को जोड़ते हुए सवाल पूछा है। तो क्या पूछा इसने कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन जो एक प्रकार का सुप्त अधिगम जो लेटेंट लर्निंग है के बिना भी हो सकता है, इसे इस संदर्भ में संदर्भित किया जाता है। इस संदर्भ में जो ये इसने पूछा है, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम विभेदीकरण, प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि। तो सीधा है अधिगम विभेदीकरण, जो लर्निंग डिस्टिंक्शन है, इसी को इससे लेटेंट लर्निंग से जोड़ा गया है, जो अल्बर्ट बांडुरा ने वर्ड दिया है। अब यहाँ कंफ्यूजन इसलिए होता है कि संज्ञानात्मक शब्द भी अल्बर्ट बांडुरा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, बेबेडोल स्टडीज का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत, ये सारे नाम हमने पढ़े हैं। तो ये जरूर माइंड में आता है कि संज्ञानात्मक इसका नाम है, बिल्कुल नाम है, लेकिन इसने यहाँ इस शब्द पे जोर दिया है सवाल कि वास्तविक प्रदर्शन जो लेटेंट लर्निंग है उसके बिना भी हो सकता है। ये इसे इस रूप में संदर्भित किया है। इसे किस रूप में? तो उसको ये वर्ड देता है कि आप लर्निंग है अधिगम के अंतर्गत विभेदीकरण कर सकते हैं। इसमें भी वही अर्थ है कि जब तक व्यवहार को प्रदर्शन नहीं करेगा, जब तक कि उसको पुनर्बलन न दिया जाए। तो मेरी संभावना है कि लगभग आपका उत्तर ये होना चाहिए। फिर हो सकता है कि उसने अगर माइंड में अलग थ्योरी सोची है तो संज्ञानात्मक हो सकता है सेकंड नंबर, लेकिन फर्स्ट चांस ये रहेगा। सेकंड नंबर अगर हो सकता है तो ये मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? ये तो बिल्कुल हमारी अधिगम की पहली लाइन, पहली बोर्ड पे जो लाइन लिखी थी वो लाइन हूबहू आई है, और नोट्स में भी अधिगम देख लेना। पहली लाइन जो लिखी थी हमने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से हैं जो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होते हैं। परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम एक उत्पाद है, ना कि प्रक्रिया। तो पहली लाइन हमने ये वर्ड अंडरलाइन किया था, याद रहा आपको होगा कि अभ्यास और अनुभव, अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। ये भी हमने एग्जाम्पल दिया था, परिपक्वता कि परिपक्वता से जो परिवर्तन होते हैं उसे अधिगम में नहीं रखा जाता। थकान से जो परिवर्तन होते हैं उसको अधिगम में नहीं रखा जाता। मादक पदार्थ, दवाइयों से होते परिवर्तन, उनको अधिगम में नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं।
प्रभावित करने वाले कारकों में आएगा, लेकिन अधिगम नहीं कह सकते, ये हमने स्पेशल नोट करके लिखा था। और पहला सवाल ये सही हो गया कि अनुभव, अभ्यास और अनुभवों के फलस्वरूप जो परिवर्तन है उसे हम अधिगम कहेंगे। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रियाएं स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत आती है? बात कर रहा है स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक सिद्धांत, और इसने ये वर्ड लिया है परिकल्पना बनाने। दूसरा शब्द ये समस्या, यानी विभिन्न प्रकार की समस्या समाधान के बारे में सोचता है। तो हमने स्टर्नबर्ग के 3 मुख्य पढ़ते हैं कि त्रितंत्र सिद्धांत दिया। घटकीय बुद्धि की बात करता है, सांदर्भिक बुद्धि की बात करता है, व्यवहार की बात करता है। उसमें पहली जो है घटकीय बुद्धि, उसके 3 घटक हैं, मेटा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। तो इसमें जो समस्या के संदर्भ में परिकल्पना की बात करता है वो किसके अंतर्गत आता है? मेटा घटक के अंतर्गत आता है, जिसमें समस्याओं के संबंध में परिकल्पना यानी समस्या के संभावित समाधान की तरफ पहुंचा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिकल्पना। तो इसमें मेटा घटक। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे ने अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि होगी? अब स्थानिक बुद्धि आ गया, इसका मतलब यहाँ 2 प्रकार से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि गार्डनर ने भी स्थानिक बुद्धि स्पेशल लिया है। और मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं तो गणितीय समस्याओं को हल करना, ये तो गणित वाली समस्या आ गई, तार्किक गणितीय बुद्धि। त्रिआयामी मॉडल, निबंध लेखन, लेखन की है ऐतिहासिक तिथियों को, ये तो स्मृति पर आधारित हो गई। तो सीधा था स्थानिक यानी मानस प्रत्यक्षीकरण करना। हमने लिखा था कि स्थानिक बुद्धि का मतलब है मानस रूप से प्रत्यक्षीकरण करना, मन से सोचना, कोई चित्र बनानी हो, इमेज बनाना हो, कोई नक्शा बनाना हो, कोई ब्लॉक्स बनाने हो या कोई मानचित्र बनाना हो, इस प्रकार की जो भूमिका रहती है वो स्थानिक बुद्धि में रहती है। कि आप सोचेंगे, इंटीरियर डिजाइनर है, किस प्रकार से डिजाइन बनेगी, किस प्रकार से बॉक्स बनेगा। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो 3D मॉडल का अभिकल्पन है, वो इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने इंटीरियर डिजाइनर की भी बात की है कि जो मुख्य रूप से आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ जो होते हैं वे भी। तो स्थानिक बुद्धि। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बढ़िया सवाल और बिल्कुल डायरेक्ट उत्तर आ रहा था, सीधा देखो। 16 व्यक्तित्व कारक, पहले तो ये बताओ कि दिया किसने है? कैटिल ने, ठीक है। और कैटिल ने मुख्य रूप से किस पर आधारित है? शील गुण, क्योंकि 2 नाम हमने पहले ही कहा था कि शील गुण, विशेषक या ट्रीट, आलपोर्ट और कैटिल तो 2 मैन है, ठीक है। तो इसमें 16 द्विध्रुवीय, हमने ये कहा था 16 जो बताएं वे सभी द्विध्रुवीय हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये तो यह शील गुण उपागम पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, यह एक प्रकार उपागम पर आधारित है, प्रक्षेपी नहीं है, ठीक है। यह प्रकार उपागम पर आधारित है, प्रकार पे नहीं है, ये शील गुण पे है। ये शील गुण यहाँ लिख दिया ना, शील गुण पर आधारित है, इसका मतलब ये टाइप में नहीं है। टाइप में आपके जो शारीरिक प्रकार बताए गए हैं वो प्रकार में आते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से व्यक्तित्व में 16 व्यक्तित्व कारिका है, वो शील गुणों उपागम पर आधारित है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है कि यह एक प्रकार उपागम पर आधारित है, यह शील गुण उपागम पर आधारित है। कैटल, आलपोर्ट। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को बाल्य अवस्था की इच्छाओं, प्रेरणा और व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे कहा जाता है प्रतिगमन, आत्मीकरण, रूपांतरण, उदातीकरण। तो सीधा सा हमने कहा था कि जब व्यक्ति वर्तमान की स्थिति को दूर करने के लिए वैसी हरकतें करता है, वैसा व्यवहार करता है जैसा वह बाल्यावस्था में या अपनी पूर्व की अवस्था में करता था, तो इसका मतलब है प्रतिगमन, पीछे लौटना। सीधा सा हमने वर्ड भी कहा था कि बाल्यावस्था, कि या तो बाल्यावस्था या पूर्व की अवस्था में जैसा व्यवहार करता है वैसा वर्तमान में व्यवहार करता है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिगमन, पीछे लौटना। एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। अभिप्रेरणा से क्या हो रहा है? प्रेरित होकर कार्य को सही ढंग से करता और अधिक से अधिक सफलता मिल सके। उपलब्धि अभिप्रेरणा, अनुमोदन, सत्ता या संबंधन, तो सीधा है अचीवमेंट। क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरणा का हमने अर्थ लिखा था कि जब तक उपलब्धि की इच्छा रहती है तब तक
उपलब्धि प्राप्त करने की प्रबल प्रेरणा भी बनी रहती है। यानी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, उसने जीवन में कभी सफलता प्राप्त की है तो वो उससे प्रेरित होकर आगे भी सफल हो सकता है। यानी चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए करने के लिए जो प्रेरित करता है वही क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। यानी इसको कार्य इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक उसको सफलता मिल सके, वो उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, इसका मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिगत विभिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? नहीं करता है। व्यवसायिक निर्देशन देना, बिल्कुल व्यवसाय के अनुसार उसे निर्देश दे सकते हैं। सभी के लिए समान निष्पादन, ये गलत, यहाँ यही गलत आ गया। समान करोगे तो व्यक्ति विभिन्नता कहाँ से आ गई? विभिन्न विधियों में भिन्नता रखना, ये भी है। रुचिपूर्ण गृह कार्य देना, ये भी है। तो सीधा सा हो गया, ये कार्य नहीं है। समान निष्पादन स्तर तय नहीं कर सकते क्योंकि सभी बच्चे समान नहीं होते। हर बच्चा दूसरे बच्चे से किसी न किसी रूप में भिन्न होगा, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी भिन्नता पाई जाती है। यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है। यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को अंकित करता है? अंतःव्यक्तिक प्रबंधन, संवेगात्मक। मैंने सीधा सवाल को शॉर्ट करके और आपको जोड़ के याद करवाया था कि मैंने कहा यह सवाल हमेशा एग्जाम में आता रहता है, आप याद कर लो। दो एक जैसे शब्द हैं, और मैंने ये भी कहा था हिंदी में ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह कभी आपको अंतःव्यक्तिक दे देगा, कभी अंतःव्यक्ति दे देगा, इसलिए आपको सीधा सा याद करना है इंटर और इंट्रा। ये इंट्रा और इंटर सीधा कहा था मैंने, और फिर ये कहा था कि इंटर इंट्रा में भी कंफ्यूजन हो जाओ तो एक को याद रख लो, दो को मत रखो, एक को रखो, दूसरा बच जाएगा, अपने आप होगा। इंटर यानी हमने इंटर किया और अंतर किया, तो इंटर को हमने ये जोड़ा था इंटर अंतर। अंतर किस में करेंगे? दो व्यक्तियों में। तो दूसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति ऐसा आ जाए तो हम करेंगे इंटर। और इंट्रा यानी अंतरात्मा, खुद की, यानी स्वयं की निजी भावनाओं को जब समझता है तो वो खुद हो जाएगा। दूसरों का समझता है तो इंटर इंटर यानी हमने जोड़ा था अंतर, और अंतर है यानी दो व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति, तो सीधा ये वर्ड दे रहा है दूसरों की भावनाओं को समझना, तो सीधा हो गया इंटर पर्सनल। हमेशा सवाल बनता है और इसीलिए मैंने जोड़ के याद करवाया था। गार्डनर में जब पढ़ा था तो हमने कहा था इसमें याद रखना इंटर इंट्रा, हिंदी वर्ड देखना भी मत क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। यहाँ देख लेना इंट्रा खुद का, इंटर यानी हम जैसे ही इंटर करेंगे अंतर करेंगे, और बिल्कुल ये किया तो आपका उत्तर सही हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? अर्जित, द्वितीयक, आंतरिक, बाह्य। तो सीधा सा है कि वो खुद प्रेरित थी, खुद उत्साहित थी। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जिसमें स्वयं की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, स्वयं कार्य करने में आनंद और उत्साह मिलता है, तो स्वयं की इच्छा शक्ति प्रबल है, इसका मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा है। वह अभिप्रेरणा शक्ति जो हमारा ध्यान आकर्षित करने, उसे किसी वस्तु, उद्दीपन, कार्य या विशेष संपादन में रखकर उसे वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करती है, कहलाती है अभिवृत्ति, आत्मप्रत्यय, आदत, रुचि। पहली लाइन ही देख लेना रुचि की। मैंने कहा था रुचि वह है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पहला वर्ड कि रुचि वह है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, हमारी पसंद होती है। और हमने मुख्य रूप से कहा था कि पसंद है वो बदलती रहती है, लेकिन रुचि होगी वहाँ हमारा ध्यान आकर्षित होगा, वो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगी, तभी वो उसका ध्यान आकर्षित। तो ये वर्ड सीधा हमारी पहली लाइन में से, तो ध्यान आकर्षित करता है कौन है? रुचि। क्योंकि हमने तीनों को अलग कहा था कि रुचि, इंटरेस्ट, फिर अभिवृत्ति और अभिक्षमता, अभिदक्षता, इसको भी हमने अलग अलग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? बिल्कुल बढ़िया सवाल और सिंपल सवाल। संवर्धन कार्यक्रम बिल्कुल है, त्वरण है, पुल आउट एक नया शब्द आया ये है, उपचारात्मक अनुदेशन। अब विकल्प देखो, केवल सी और डी। अब इसमें यह देखो कि उपचारात्मक शिक्षण तो प्रतिभाशाली से संबंधित हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपचार किसका करते हैं? निदान उपचार, यानी पहले आप निदानात्मक कारणों का पता करेंगे फिर उपचार करेंगे।
और ये मुख्य रूप से पिछड़े बालक जो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, उन पिछड़े बालकों का कारण का पता लगाकर फिर हम क्या करते हैं, उपचार। तो ये तो सीधा गलत हो गया। इनका उपचार, ये तो अपने आप में गिफ्टेड है, जीनियस है, तो इनके लिए कोई उपचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो संवर्धन कार्यक्रम, इसी को इसने त्वरण नाम दिया, एसिलरेशन हमने कहा था कि मुख्य रूप से। तो सीधा सा हो गया, ये 3 सही है, तो ए, बी और सी जो मुख्य रूप से, क्योंकि बाकी डी आ गया तो ये अपने आप में गलत हो गया, यहां भी डी है, गलत हो गया, ए और बी है, लेकिन ये सीधा पुल आउट दृष्टिकोण भी इसके साथ है, तो सीधा सा ये हो गया आपका सही। तो मुख्य रूप से प्रतिभाशाली बालक। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा है वो उपयुक्त नहीं है? सबसे बेस्ट देखना है और सबसे कौन सा कमजोर है वो देखना है। समूह चर्चा द्वारा दृष्टिकोण परिवर्तन की वकालत करना। ठीक है, बच्चा समूह में दृष्टिकोण है, आपस में चर्चा करेगा तो हो सकता है उसका सोच, उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण, क्योंकि अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक सोच, नजरिया, दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति, वो आपकी अभिवृत्ति कहलाता है। तो आप चर्चा करेंगे तब हो सकता है आपके दृष्टिकोण में किसी चीज को लेकर परिवर्तन हो। उसकी अभिवृत्ति व विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। ये ज्यादा सही नहीं है। जब व्यक्ति सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है, सक्रिय भागीदारी करेगा और उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन अधिक होगा। जब आकर्षण और प्रभावकारी जानकारी व्यक्ति को दी जाएगी तो भी उसका दृष्टिकोण होगा, क्योंकि आकर्षित होगा तो वो समझने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये 3 सही है, ये जो है वो उपयुक्त, इनमें से ज्यादा उपयुक्त ये नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त सूचना इंफॉर्मेशन देने से वो सोच बदलने की संभावना कम रहती है। तो ये सवाल, तो उम्मीद करते हैं पेपर आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। 1-2 सवालों को छोड़कर अगर देखें तो बाकी सभी सवाल भी अपने में से आए हैं, बस समझ के आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। 1-2 सवाल जो अल्बर्ट बांडुरा का माने वो देखते हैं कि उसकी सोच क्या बनती है, बाकी सभी सवाल निश्चित रूप से अच्छे हो और यही शुभकामना कि आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।